हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए हमने जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। यानी कि विजयनगर से जुड़ी हुई पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और समझ रहे हैं आप, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारी ये सीरीज है तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर हमारा खास तौर पर ध्यान रहने जा रहा है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर अब अभी तक उन्होंने प्रीवियस सेशंस को नहीं स्टडी किया है, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशंट की सीरीज हमारी खत्म हो गई है, मिडिवल की सीरीज का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक बचा है, क्योंकि इसके बाद केवल ब्राह्मण ही बचेगा और फिर एंशंट मिडिवल भी हमारी खत्म हो जाएगी। कल्चर की सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को फॉलो करें। इनमें जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उन सवालों के जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा भी आप फील करते हैं मेरे इन सेशंस के बारे में। और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है मेरे इन सेशन से तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी इन वीडियोज़ को। उसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इन सभी सेशन के पीडीएफ आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो कि लाइव हैं, जिनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने जा रहे हैं, राइट। और अभी चल भी रही है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और आपको लाइव क्लासेस के लिंक मिले और लाइव इंटरेक्ट करें आप मेरे साथ। उसके अलावा अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो इंस्टा पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर मेरी कैपेसिटी में रहा तो मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूंगा। ऑलराइट। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है कंटेंट की। लेकिन आइकॉनिक प्लान्स जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस। इन एडिशन टू दीज प्लस फीचर्स, आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। उसके अलावा 10% डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आप कोड यूज करेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट सबसे पहले शुरुआत करके देखिए, 1 महीने का प्लान, राइट। 10% का डिस्काउंट अगर आप लेंगे तो आपको साफ साफ जो है वो कीमत कम हो जाएगी, आपको मिलेगा डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलता है अगर आप आइकॉनिक प्लान्स को सब्सक्राइब करते हैं या प्लस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं। और बहुत बेहतरीन सब्सक्रिप्शन ऑफर लेकर आया है अनअकैडमी आपके लिए, 25% प्लस 10% का डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप जीएस प्लस ऑप्शनल लेते हैं, और अगर आप एडिशनल 10% चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज करेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन है, 25 प्लस 10% बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं। और अगर आप एक साथ ये प्राइसेस पे नहीं कर सकते हैं, राइट, सो लोन भी अवेलेबल है। 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पर जाएंगे, चेक कीजिएगा। उसके अलावा वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग, लिमिटेड सीट्स हैं, ये लिंक अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप इस लिंक पर जाएं और एक्सेस करें, राइट। उसके अलावा 4-in-1 ऑफर, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं आपको मेगा सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें लोन भी अवेलेबल है और 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ये लोन आपको, इस लिंक पर आप जाएंगे, इस लिंक पर पूरे लोन का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। लेकिन लोन में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी आपसे, कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, बहुत आसानी से अप्रूवल हो जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं है, बहुत मिनिमल पेपर वर्क है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है। इस लिंक पर जाकर आप लोन की पूरे प्रोसेस को एक बार चेकआउट जरूर करें, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना, खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बात आज आपको समझ आएगी। मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि आपको अभी तक आपके कॉम्प्रहेंशन से बाहर हो। खुद पर इन्वेस्ट करना हो सकता है आपके कॉम्प्रहेंशन से बाहर की बात हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देर हो जाए ऐसा समझने में, राइट। उसके अलावा राइज वर्ल्ड अफेयर अनअकैडमी पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चौहान_सर_हिस्ट्री कोड यूज करके अनलॉक जरूर करें। उसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट सीरीज, नॉट टेस्ट सीरीज बट स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट। हर संडे 11 बजे जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 4 करोड़ के पूल से जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। एनरोल करने के लिए कोड यूज करेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री। टॉप 3 रैंकर्स को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 4 से 10th रैंकर को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 50%, 51 से
500 तक की रैंक वाले बच्चों को 25% स्कॉलरशिप मिलती है यूपीएससी सीएससी जीएस का, अगर वो प्लस या आइकॉनिक प्लान सब्सक्राइब करते हैं, राइट। एक्सक्यूज मी। सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम विजयनगर एम्पायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन पूरा टॉपिक है विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स। तो बहमनी किंगडम के बारे में कुछ बेसिक्स आपको मैं बताऊंगा, अदरवाइज बहमनी किंगडम पर एक सेपरेट टॉपिक हम लेकर आएंगे, राइट। सो विजयनगर एम्पायर को हमें समझना है। सो विजयनगर एम्पायर को इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से तो आपको मैं समझाऊंगा ही, लेकिन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का ये टॉपिक है, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमारी जो है वो लाइव क्लासेस में चल रही है। वहां पर मैंने आपको समझाया है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही हमें प्रीलिम्स के लिए तैयार करना होता है। हमें ये सारे सिलेबस को पढ़ाने का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें ना अवेलेबल हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको क्या अलग दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे सिलेक्टिव स्टडी कैसे की जाती है, ठीक है। कर्वेचर में रहकर सिलेक्टिव स्टडी कैसे की जाती है। सो हमने कर्वेचर वो डेवलप किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करके। सो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से लिंक मिल जाएंगे, और एटलीस्ट 2010 से 2020 तक के पेपर तो मैं हाईली रेकमेंड कर रहा हूं। मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, हाईली रेकमेंड करेंगे वो कि 2010 से 2020 के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सॉल्व करें, जो मैंने सेशंस में कराए, राइट। उसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आज हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज की पूरी कहानी हम लोग जानते हैं, हमारी इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच हिस्ट्री को पढ़ने की, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री। इन 6 के 6 एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री को हम आपस में जोड़कर और देखते हैं कि इनमें क्या बदलाव आया, एज बाय एज, डायनेस्टी बाय डायनेस्टी, एम्पायर बाय डायनेस्टी, एम्पायर बाय एम्पायर, किंग बाय किंग, क्या चेंज आ रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज। सो प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चन, उसके अलावा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन की हमें ये सब जानकारी हमें कहां से मिल रही है, राइट। उसके अलावा टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई, रिलीजन से जुड़ी हुई, कल्चर से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज, राइट। उसके अलावा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन की कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा बाद में, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ी क्रोनोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई क्रोनोलॉजीज। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, हमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी द्वारा, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हमने 20-25 साल के पेपर सॉल्व करे, हम अच्छे समझ गए हैं कि क्या कर्वेचर है एग्जामिनर का, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सो ये बैकग्राउंड आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। विजयनगर एम्पायर के बारे में आज हम पूरा, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री तो एटलीस्ट उनकी अच्छे से हम कवर कर ही लेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। फॉर अ लॉन्ग टाइम साउथ इंडिया एंजॉयड स्प्लेंडेड आइसोलेशन विद हर ओन कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, राइट। स्प्लेंडेड आइसोलेशन का मतलब क्या है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर मलिक काफूर ने देवनगर यानी दौलताबाद, फिर उसके बाद वरंगल, द्वार समुद्र और मदुराई तक लूट मचाई। इससे पहले नॉर्थ इंडिया की कोई भी शक्ति ऐसा नहीं कर पाई थी। सो दैट मीन्स अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले तक नॉर्थ इंडिया की कोई भी एम्बिशियस शक्ति सदर्न टिप तक जो है वो नहीं पहुंच पाई थी। बहुत ही पहले अशोका ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी, और फिर उसके बाद गुप्ताज में से भी समुद्रगुप्त जो है वो साउथ ईस्ट राज्यों तक को ट्रिब्यूटरी बना सके थे, वो भी कुछ समय तक, राइट। लेकिन मिडिवल पीरियड में, सो काफी लंबे समय तक जो है वो एक स्प्लेंडेड आइसोलेशन फेस किया था या एंजॉय किया था दक्षिण भारत की शक्तियों ने, जिनमें हमें राष्ट्रकूट, चालुक्यों के बाद, राष्ट्रकूटों के बाद हमें दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, पांड्या, होयसला, कैकत्या, राइट, और उससे पहले सतवाहन, वक्टका, मतलब ये सारी शक्तियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट रही। नॉर्थ इंडिया के बड़ी जो शक्तियां हैं इन तक नहीं पहुंच सकी, राइट। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो शुरुआत करी लूटमार मचाने की, दक्षिण तक पेनिट्रेट किया। However, the political changes in North India were bound to affect the South Indian fortunes. Imperial expansion of Delhi Sultanate gradually engulfed South India as well. It was Alauddin Khilji who began to extend the hegemony of Sultanate over the peninsula. So Alauddin Khilji लेकर गया दक्षिण तक। अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी कौन, सक्सेसिवली एंड सक्सेसफुली through his able general Malik Kafur, Alauddin succeeded in subjugating the South Indian kingdoms and extracting tribute from them. So we have already studied that Alauddin Khilji captured and converted
द सिटी ऑफ देवगिरी इनटू वन ऑफ इट्स डोमेन्स, राइट, अपने डोमेन में ऐड किया उसने, कन्वर्ट कर दिया उस पूरी सिटी को, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कन्वर्ट कर दिया, राइट, तुर्की एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इक्तदारी एस्टेब्लिश हो गई। फिर उसके बाद उसकी कोशिश क्या रही कि वरंगल, द्वार समुद्र और मदुराई तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जीते जी और फिर मलिक काफूर भी जो है वो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन देवगिरी तक जो है वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सपेंड करा। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दक्षिण भारत तक यानी वरंगल और द्वार समुद्र को सक्सेसफुली पॉलिटिकल सब्जुगेशन में लाने में कामयाब कौन सा दिल्ली सुल्तान रहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विद द असेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द इंपीरियल पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत वर टुवर्ड्स द साउथ इंडियन स्टेट्स अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंज। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर ने देवगिरी कंट्रोल किया, वरंगल को जीता, द्वार समुद्र को जीता और मदुराई तक जो है वो लूट मचा कर आए वो, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल में केवल इतना रीजन आया, इससे आगे नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत तक यानी कि द्वार समुद्र तक जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सटेंड किया, लेकिन किस कीमत पर? ज्यादा समय तक वो नहीं कर सका, क्योंकि 1336 के बाद देवगिरी का ये सारा नीचे का एरिया जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल से चला गया, और हमें यहां पर इवेंचुअली विजयनगर और बहमनी किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश होते हुए नजर आए। विजयनगर वही हिंदू शक्तियां यानी कि यहां पर जो हिंदू पावर्स मौजूद थी, राइट, अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले यहाँ पर देवगिरी और वरंगल में यहाँ पर ककत्या, इधर होयसला और नीचे जो है वो पांड्याज मौजूद हैं, ठीक है, इधर क्या बोलते हैं रेड्डी मौजूद हैं या तेलंगाना मौजूद है, राइट। सो इधर कैलिकट मौजूद है, जमोरिन मौजूद, तो ये जो हिंदू शक्तियां हैं, ठीक है, इनको सब्जुगेट, इनको जो है वो अपने कंट्रोल में लाने में कामयाब रहे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की जैसी ही पकड़ कमजोर हुई, उसी के ही मोहम्मद बिन तुगलक की नोबिलिटी ने ही बहमनी किंगडम यहां एस्टेब्लिश कर दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज की वजह से दक्षिण भारत में जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसका फायदा हरिहर और बुक्का ने उठाया और नीचे विजयनगर को एस्टेब्लिश कर दिया। तो आज हम यही समझेंगे, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि विजयनगर कैसे एस्टेब्लिश हुआ है और विजयनगर की पॉलिटिकल कहानी क्या है। कल के टॉपिक में आपको मैं बहमनी की पूरी कहानी समझाऊंगा, ठीक है। In an attempt to extend the boundaries of Sultanate to natural frontiers of the subcontinent, Muhammad bin Tughlaq effected the annexation of South Indian states. South Indian states को अनेक्स कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं एस्टेब्लिश कर सका जबकि वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर शासन करना चाहता था, चक्रवर्ती शासक जो है वो बनना चाह रहा था वो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो दक्षिण भारत की टिप तक नहीं पहुंच सका, पहली बात तो, और दूसरी बात, जितना रीजन उसने पॉलिटिकली कंट्रोल किया ना वो उसके हाथ से बहुत जल्दी निकल गया, और जैसे ही दिल्ली सुल्तानों के कंट्रोल से छूटा, सो दैट मींस पॉलिटिकल टर्मोइल है, अब वहां पर बहुत उठापटक हुई और फाइनली रिजल्ट निकल कर आता है कि दक्षिण मतलब सदर्न मोस्ट पार्ट में विजयनगर और दक्कन वाले रीजन में बहमनी जो है वो हमें सल्तनत डेवलप होती हुई नजर आई, दक्कन सल्तनत, ठीक है। और फिर वो दक्कन सल्तनत 5 टुकड़ों में लगभग 200 साल के बीच टूट भी गई। With the foundation of Vijayanagar kingdom, the resistance to the Delhi Sultanate assumed new dimensions. एक बार विजयनगर सल्तनत जो है वो हमें 1336 के बाद विजयनगर, नॉट सल्तनत बट विजयनगर किंगडम जो एक बार हमें डेवलप होता हुआ नजर आ गया। उसके बाद तो फिर दिल्ली सुल्तान और फिर मुगल शक्तियां जो हैं वो सदर्न मोस्ट टिप तक तो पेनिट्रेट बहुत मुश्किल से कर सकी, ठीक है। खैर, ये देखिए दिल्ली सल्तनत 1236 तक कहां तक फैली थी, तो देखिए गुजरात भी नहीं है उनके कंट्रोल में, मालवा तक है, राइट, बंगाल है उनके कंट्रोल में, बाकी ये हिंदू शासकों के कंट्रोल में सदर्न मोस्ट है। और फिर यहां तक मोहम्मद बिन तुगलक कंट्रोल कर सका, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे ही मुंह घुमाया, पीठ करी, तुरंत बहमनियों ने अपने लिए अलग राज्य कार्व आउट कर लिया और विजयनगर जो है वो अलग राज्य कार्व आउट हो गया। सो मोहम्मद बिन तुगलक का केवल 10 साल का आप मान सकते हैं कि, और कुछ ही मतलब 1-2 साल ही उसका कंट्रोल जो है वो इतना नीचे तक रहा और वो बहुत आसानी से उसके हाथ से छूट गया, ठीक है। खैर, एक बार जब मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल से निकल गया सिस्टम, तो क्या बना नीचे? सो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा के नीचे डेवलप हुआ विजयनगर एम्पायर, जिसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में आया एक साइड कैलिकट, एक साइड श्रीलंका बना उसकी ट्रिब्यूटरी, यानी सेलोन और कैलिकट उसकी ट्रिब्यूटरी, और यहां ऊपर जो है वो बना क्या,
इस एम्पायर को कहा जाएगा बहमनी। और जो बहमनी किंगडम है ये 5 हिस्सों में टूट गया, बीजापुर, अहमदनगर, बेराड़ बिदार और गोलकोंडा। और ये है आपके तेलंगाना। और तेलंगाना को फिर बाद में इवेंचुअली जो है वो गोलकोंडा ने एब्जॉर्ब कर लिया और गोलकोंडा इतने रीजन में फैला, राइट। और ऊपर यहां पर आपको गजपति या गणपति या आप कह सकते हैं इनको उड़ीसा के शासक, ठीक है। तो इन सभी राज्यों के बीच में जो उठा पटक है हमें समझनी है, क्योंकि ऊपर तो है यहां पर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से एक बार फिरोज शाह तुगलक जब शक्ति में आया ना, तो उसने तो फिर मैंने आपको बताया ना, फिरोज शाह तुगलक ने कंसोलिडेशन का काम किया। उसने फिर इंपीरियलिज्म की तरफ देखा ही नहीं, और फिर तो सिकुड़ता ही गया दिल्ली सल्तनत। और लोदियों के समय केवल इतने ही एरिया में रह गया था, है ना, पंजाब से लेकर दिल्ली आगरा तक केवल इतना एरिया रह गया था। फिर लोदियों के बाद मुगलों ने, फिर शेरशाह सूरी ने काफी बड़े रीजन पर कंट्रोल किया, फिर मुगलों ने फिर फाइनली जो है वो अहमदनगर, बेराड़ बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जो कि फिर उनके मुगलों का भी डिक्लाइन का कारण बना। सो ये जो दक्कन की शक्तियां हैं और फिर उसके बाद दक्षिण भारत की जो पावर्स हैं, ये नॉर्थ इंडिया की शक्तियों के डिक्लाइन का कारण बनेगी, बोथ मोहम्मद बिन तुगलक एज वेल एज औरंगजेब आलमगीर, जो कि हमारे लिए ऑप्शनल का एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। सो यहां से मैंने आपको बोला ना, ऑप्शनल के लिए भी जो है वो रूट्स आपकी यहीं से ही डेवलप करके दूंगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर कि ये मैप गलत है। मैप गलत नहीं है भाई, ये परसेप्शन का है। ये इसमें दिखाया गया है कि दिस रीजन इज पीओके एंड दिस रीजन इज सीओके, ठीक है। मैप गलत नहीं है, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग मैप इशू करती हैं, ठीक है। सो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये मैप गलत है। मैप गलत नहीं होते, आपका देखने का नजरिया थोड़ा सा नैरो रह गया। मैं बोलता हूं ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करें, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान जब मैप इशू करता है ना, तो पाकिस्तान दिखाता है कि ये इतना हिस्सा जो है ये पाकिस्तान है। चाइना जब मैप इशू करता है तो चाइना दिखाता है कि ये इतना हिस्सा जो है वो मतलब इंडिया इतना है। चाइना इंडिया को ऐसा दिखाता है। और जब इंडिया मैप इशू करता है तो इंडिया दिखाता है कि ये सारा हिस्सा हमारे पास है, जबकि ये जो नॉन कलर्ड फेडेड जो रीजन है ये हमारे पास नहीं है। दिस इज पीओके, ये पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है और ये चाइना द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मैप ये है जिसमें शाही दिखाई गई है। कौन सी, कहाँ शाही है? तो विजयनगर है नीचे। विजयनगर तो हिंदू शासक है, ठीक है। गोवा वाले रीजन में पुर्तगाली एक्टिव है। यहाँ पर है गोलकोंडा में कुतुब शाही, इधर है बीजापुर में आदिल शाही, बिदार में बारीद शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, और ऊपर जो है वो बिराड़ में इमाद शाही, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो फारूकी है। ध्यान रखना है आपको, ये भी काफी अच्छा मैप है, राइट। सो इस मैप में दिखाने की कोशिश करिए कि कहां पर कौन सी शाही है, जो कि हम कंफ्यूज कर देते हैं बार बार। कोई बात नहीं, लेकिन इस मैप में ना एक बहुत और इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज और है, ठीक है। विजयनगर वर्सेस बहमनी किंगडम चलता रहेगा, फिर विजयनगर वर्सेस बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड अहमदनगर कंबाइंड फोर्सेस चलता रहेगा। यानी विजयनगर एम्पायर का ना लड़ाई जो है वो नॉर्थ इंडिया की शक्ति से चलती रहेगी। अब ये नया नहीं है, मैंने आपको बोला ना, नॉर्थ इंडिया नहीं, सॉरी, सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया चलता रहा है। ये हमने देखा कि जब चालुक्य थे तो चालुक्य पल्लव से लड़ रहे थे, राष्ट्रकूट चोल से लड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद होयसला हमें पांड्यों से लड़ते नजर आएंगे, होयसला ककत्तियों से लड़ते नजर आएंगे, और अब बहिमनी विजयनगर से लड़ता आएगा। और लड़ने का बैटल ग्राउंड कहां होगा? ये बिल्कुल आप देख रहे हैं नदी, ठीक है। ये है कृष्णा और ये है आपकी तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के जो बीच का रीजन है ना, जिसको इसको बोलता है रायचूर का दुआब या कृष्णा तुंगभद्रा का दुआब, और ये हाईली फर्टाइल लैंड है। सो विजयनगर की जो शक्ति है वो ये सोचती है, उसकी कोशिश ये रहती है कि जो भी मतलब सेंट्रल इंडिया की शक्ति है उसको इस रिवर के पार धकेल दिया जाए, ताकि, या और भी इस भीमा रिवर के पार धकेल दिया जाए, ताकि ये दोनों द्वाब जो है वो अपने कंट्रोल में रहें। क्योंकि द्वाब जो होता है मतलब दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है, दो आब इसलिए कहा जाता है उसको, राइट। दो आब कहा जाता है क्योंकि आब इज अ फारसी वर्ड फॉर रिवर या दरिया, मतलब रिवर के लिए होता है, और दो मतलब टू, राइट। सो दो आब, दो रिवर्स के बीच का जो रीजन है वो हाईली फर्टाइल होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट हमें इन दुआब्स के लिए नजर आएगा। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें नजर आएगा ये डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो डेल्टा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स, नेचुरल बाउंड्री, नदियों द्वारा क्रिएट की गई नेचुरल डिफेंसेस, राइट। सो दूसरा रीजन हमारे लिए ये होगा।
तीसरा लड़ाई का कारण होगा वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट की ट्रेडिंग, मतलब जो सारे ट्रेडिंग गिल्ड्स हैं वो अपने कंट्रोल में रहे। क्यों? क्योंकि ये सारी शाहियां या बहमनी जो है ये मुस्लिम राज्य होंगे, और इसी 15th 16th सेंचुरी में धीरे धीरे यूरोपियंस का आगमन जो है वो भारत में बढ़ जाएगा। तो यूरोपियन जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में होंगे फारसी और अरबियों के। तो जो नेचुरली मुस्लिम शक्तियां हैं वो फारसी और अरबी को ज्यादा सपोर्ट करेंगी। तो जो विजयनगर शक्ति है यानी कि हिंदू शक्ति है, वो नेचुरली जो है वो पुर्तगालियों या यूरोपियंस की तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक यहां पर हमें ट्रेड गिल्ड्स का कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आएगा। ठीक है, और बहमनी शक्ति विजयनगर के आगे क्यों कमजोर हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह रहेगा कि बहमनी के पास एक बहुत स्ट्रांग वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट लाइन जो है वो दोनों उनके पास स्ट्रांगली नहीं है, जबकि विजयनगर के पास जो है वो बहुत आसानी से उनके पास मतलब बहुत और काफी अच्छी स्ट्रांग पकड़ है उनकी वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट दोनों ट्रेड लाइंस पर, ट्रेड कोस्ट पर, राइट। तो खैर धीरे धीरे समझते हैं इन सारे, और खैर ऑप्शनल लेवल के लिए कॉन्सेप्ट बनता है हमारा ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना दिमाग जो है वो बंद रखना है, आपको समझना है छोटी छोटी चीजों को, राइट। इन रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर है, गोगी, बिदार शहर, गोलकोंडा के, मतलब ये इंपॉर्टेंट सिटीज, तो इंपॉर्टेंट सिटीज भी हमें ध्यान रखनी है कौन सी कहां पर है। अब देखते हैं विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले तो विजयनगर एम्पायर कैसे बना, एस्टेब्लिश हुआ, समझते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने क्या बोला, मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत को पॉलिटिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं कर सका। दैट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे ही पीठ घुमाई, जैसे ही वो कमजोर हुआ, रीजनल गवर्नर्स ने रिबेल कर दिया, और उस पॉलिटिकल केओस का फायदा उठाकर हरिहर और बुक्का ने अपना जो है वो एक हिंदू राज्य एस्टेब्लिश कर दिया, जिससे हमें विजयनगर की स्थापना होती हुई नजर आई। लेकिन हमें यह दिखना है कि हरिहर और बुक्का जो है वो पॉलिटिकल शक्ति में आए कैसे, देखते हैं। तो बिटवीन 1336 एंड 1565, 1336 से 1565 विजयनगर एम्पायर स्ट्रांग रहा। विजयनगर वाज रूल्ड बाय 4 डिफरेंट डायनेस्टीज। विजयनगर को 4 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, हम जानते हैं, संगम, सुल्लवा, तुल्लवा और अराविडु, राइट। संगम हु रिमेन्ड पावरफुल टिल 1485, जिसमें सबसे लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि संगम ने रूल किया। और संगम के जो रूलर्स हैं, हरिहरा, बुक्का, हरिहरा सेकंड, देवाराया प्रथम, देवाराया सेकंड, इन्हीं शासकों ने सबसे ज्यादा जो है वो मतलब पॉलिटिकल एक्सपेंशन और फिर कंसोलिडेशन करा भी है एम्पायर का। ठीक है, द सुल्वा हु रिमेन्ड पावरफुल टिल 1503 एंड द तुलवाज द लास्ट, यहां पर टी होगा, द लास्ट डायनेस्टीज वाज अराविडु डायनेस्टी दैट रूल्ड टिल 17th सेंचुरी। ठीक है, अराविडु जो डायनेस्टी है ना वो बहुत टुकड़े टुकड़ों में, काफी छोटा ही एरिया उनके कंट्रोल में रहा था, लेकिन वो रही 17th सेंचुरी तक। ठीक है, लेकिन विजयनगर एज अ ह्यूज किंगडम जो है वो 1336 से 1565 तक आप मान सकते हैं। ठीक है, जो कि आप कहें ना कि पूरा का पूरा साउथ सदर्न पेनिनजुला विजयनगर के कंट्रोल में है, कितने समय तक, तो 1336 से 1565 तक। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी शक्ति में मतलब डिटेरियोरेशन होता गया उनका। सो दिस वाज द विजयनगर एम्पायर। गोवा देखिए पुर्तगालियों के कंट्रोल में है, कैलिकट जमोरिन कंट्रोल में है, सेलोन जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये रीजन तेलंगाना वाला रीजन कुछ समय तक कंट्रोल में रहा विजयनगर के, फिर उसके बाद गोलकोंडा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तेलंगाना वाला रीजन जो है वो कुछ समय तक उड़ीसा के कंट्रोल में रहेगा। तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है तेलंगाना वाला। तेलंगाना वाला रीजन मेन जो कोर है ना वो गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो डेल्टा है ना, ये रीजन मेन कोर है, क्योंकि सब सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो गुंटूर, मसूलीपट्टनम, ठीक है, यही इसी मतलब इन्हीं दो जो है वो रिवर के जो मुहाने हैं इनके आसपास ही हैं, राइट। सो उसके अलावा बीजापुर, अहमदनगर, बेराड़, बेदारो, गोलकोंडा देख रहे हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि लैंड लॉक्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बेराड़ और बेदार जो है वो लैंड लॉक्ड होगी, क्योंकि गोलकोंडा के पास भी इवेंचुअली कोस्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, बीजापुर और अहमदनगर के पास तो कोस्ट लाइन है ही, और यहां पर कोस्ट में मौजूद है, देखिए ऊपर साइड मराठे और नीचे जो है वो कदम्ब स्ट्रांग होंगे। ठीक है, कोस्ट लाइन में तो कोस्ट लाइन के शासक भी है। दक्षिण में यहाँ पर कैलिकत है, और इसके नीचे केरला वाले रीजन में यहाँ पर जो है वो केरला के चीफ्टन्स हैं बहुत पुराने, वो तो संगम एज से केरला के चीफ्टन्स एक्टिव है यहाँ पर, राइट। खैर फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें विजयनगर के बारे में पढ़नी है वो ये कि फॉरेन ट्रेवलर्स ने, और खासतौर पे यूरोपियन फॉरेन ट्रेवलर्स ने विजयनगर के बारे में बढ़ चढ़कर लिखा है।
ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ना कि विजयनगर को जरूरत नहीं थी फारस और अरेबिया की, एक बार जब पुर्तगाली और फॉरेन ट्रेवलर मतलब यूरोपियंस जब आने लग गए, ठीक है, एक बार यूरोपियंस जब विजयनगर आने लग गए तो यूरोपियंस ने कोशिश करी कि वो फारस, पर्शियन और अरेबियन ट्रेडर्स को हटा दें, विजयनगर से दूर कर दें, राइट। सो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर जो है वो पर्शियन और अरेबियन ट्रेडर्स आना शुरू हुए वहां पे, राइट। सो फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक इब्न बतूता मोरक्को से, निकोलो कॉन्टी इटली से, लिख लीजिएगा इनको, ठीक है, फर्नाओ नूनेज पुर्तगाल से, डोमिंगो पाएज पुर्तगाल से, डुआर्तो बारबोसा पोर्तुगीज है, अब्दुल रजाक फारसी है, रोट अबाउट मैग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉरेन ट्रेवलर विजयनगर आए हैं, इस पर सवाल बनता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूं, वहां पर मैंने इनके बारे में डिस्कस भी किया था, ध्यान होगा आपको। The disgenerative tendencies that began during the reign of Muhammad bin Tughlaq contributed to the foundation of Vijayanagar Empire। इस लाइन से हमें पता चला कि विजयनगर एम्पायर क्यों बना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा खा लिया। हम जब ज्यादा खा लेते हैं तो अपच हो जाती है ना, मतलब इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है, और फिर हो सकता है कि हमें डाइसेंट्री हो जाए या उल्टी आ जाए, वॉमिटिंग हो जाए, राइट। सो वही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। दक्षिण भारत तो जीत तो लिया, अब अलाउद्दीन खिलजी भी तो पॉलिटिकल कंट्रोल में ला सकता था दक्षिण भारत, उसने क्यों जो है वो केवल अपने गवर्नर्स को अपॉइंट किया मदुराई तक, जो कि बाद में फिर मदुराई में अलग सल्तनत डेवलप हो गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के बिठाए हुए गवर्नर्स ने ही अपनी खुद की सल्तनत अलग बना ली थी, मदरा सल्तनत कहा गया उसको कुछ समय के लिए। आएगा भी विजयनगर के पूरे सीन में, वहां पर भी होयसलों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है फिर, राइट। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि यार मैं इतनी दूर तक अभी पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं बिठा सकता, तो उसने केवल लूट मचाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने पीठ घुमाई, नॉर्थ की तरफ देखा, तुरंत साउथ ने अपने आप को आजाद कर लिया। हरिहरा एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। अब आते हैं हमारे खिलाड़ी हरिहरा और बुक्का। हरिहरा और बुक्का जो है वो संगम के 5 लड़कों में से 2 लड़के हैं, हरिहरा और बुक्का, ठीक है। ये मैप फिर से देखिए, विजयनगर, ये बहमनी किंगडम, ठीक है, मतलब बहमनी किंगडम में से फिर ये 5 दक्कन सल्तनत डेवलप हुई हैं। हरिहरा एंड बुक्का बिलोंग टू द फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स। 5 ब्रदर थे संगम के, मतलब 5 लड़के थे संगम के, पांचों भाई, हरिहर, कंपना, बुक्का, मरप्पा और मुदप्पा, जिसमें से हरिहर और बुक्का जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव थे। और सबसे पहले कहां पर पॉलिटिकली एक्टिव थे? वो ककत्या राज्यों के ककत्या शासक प्रताप रुद्र देवा सेकंड के लिए काम कर रहे थे। ओरिजिनली देवर इन द सर्विस ऑफ ककत्या रूलर प्रताप रुद्र देवा सेकंड। तो देखिए क्या कहानी चल रही है। ये है ककत्या, ईस्टर्न गंगाज, और ये ककत्यों का रूल है, वरंगल से स्ट्रांग है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दौलताबाद या देवगिरी को कंट्रोल किया, उसके बाद उसने वरंगल को कंट्रोल किया, और फिर उसने द्वार समुद्र को कंट्रोल किया, होयसला को कंट्रोल किया। दैट मीन्स जैसे ही वरंगल को कंट्रोल किया किसने? अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में लेकर आया मोहम्मद बिन तुगलक। यहां से जितनी भी पॉलिटिकल शक्तियां थी उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, हिंदू शक्तियों ने। तो वो इधर उधर भागकर आए, हरिहर और बुक्का कहां पर? कंपीली में। ये छोटा सा राज्य आपको जूम करके दिखाता हूं मैं, ये आपको छोटा सा राज्य नजर आ रहा है ना, ठीक है। ककत्या जब मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में आ गया तो वो कंपीली आ गए। उन्हें लगा कि कंपीली को वो स्ट्रांग, मतलब कंपीली की मिनिस्ट्री उन्होंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि थे तो, मतलब नाम तो था ही उनका कि मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं, वरंगल में काम कर रहे थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपीली को भी कंट्रोल कर लिया। अब जब ककत्या नहीं बच सका तो कंपीली कैसे बच जाएगा? हरिहर और बुक्का को अरेस्ट किया गया, दिल्ली ले जाया गया, ठीक है। दिल्ली ले जाकर उनका धर्म करवा दिया गया कन्वर्ट। दिल्ली ले जाकर पता चला कि वो लोग तो मतलब कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मोहम्मद बिन तुगलक इंटेलिजेंट था, उसने धर्म कन्वर्ट करवाया और वापस रीइंस्टेट कर दिया उनको कंपीली, कि कंपीली जाओ और कंपीली का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, और कंपीली के आसपास होयसला और ककत्या से निकलने वाले जितने भी हिंदू शासक हैं उन सबको, उन सारे रिवोल्ट्स को कंट्रोल करो, और वहां पर जो है वो इस्लामिक शासन जो है वो एस्टेब्लिश करो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिलीव कर लिया उन दोनों के ऊपर, उन वापस कंपली भेज दिया कन्वर्ट करके। हरिहर और बुक्का कंपली आए, आते ही उन्होंने जो है वो एक गुरु पकड़ा, ठीक है, एक उन्होंने गुरु पकड़ा, वापस उस गुरु के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म कन्वर्जन को लेजिटिमाइज किया। मतलब समझ रहे हैं? देखिए, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग एक बार अगर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए तो आप वापस जो है वो अपने धर्म में नहीं जा सकते, लेकिन हिरण्य गर्भ जैसे जो है वो कुछ यज्ञ एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई स्ट्रांग ब्राह्मण शक्ति जुड़ी है ना, तो आप अगर धर्म वापस कन्वर्ट करते हैं
तो जो रॉयल मतलब जो रॉयल क्लास है, जो आम जनता से लेकर रॉयल क्लास जो है वो आपके क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे। और उस समय जरूरत भी थी किसी स्ट्रांग हिंदू शासक की, क्योंकि हो ये रहा था कि जो मदुराई के, मैंने बोला ना मदुराई तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना वहां पर जो है वो एक किलेदार बिठाया था, जिस किलेदार ने मदरा सल्तनत एस्टेब्लिश कर रखी थी। और होयसला शासक यानी द्वार समुद्रा के जो होयसला शासक है और इस मदरा शासक में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर कंपनी में नए नए बिठाए गए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक ने बिठाया है। और उन्होंने जैसे ही देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर है, तुरंत उन्होंने होयसला को अपने कंट्रोल में लिया। किसने? हरिहर और बुक्का ने। मतलब पहले तो उन्होंने कंपली में एक मतलब अपना राज्य अभिषेक करवाया, धर्म वापस मुसलमान से हिंदू बने, धर्म कन्वर्ट करवाया, ठीक है, गुरु का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आगे बताऊंगा। उसी गुरु के नाम पर उन्होंने विजयनगर, ठीक है, एस्टेब्लिश भी किया गया है। विद्यासागर जो है वो उनके गुरु का नाम है, राइट। और एक बार उन्होंने कंपली में वापस यानी कि हम्पी से उन्होंने शुरुआत करी एम्पायर एस्टेब्लिश करने की। होयसला और पांड्या के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, पांड्या के जो सुल्तान है उसने होयसला के शासक को मार दिया। इस पॉलिटिकल टर्मोइल का फायदा उठाकर उन्होंने होयसला को कर लिया कंट्रोल। जैसे ही उन्होंने होयसला को कंट्रोल किया एक बार, फिर तो चेन रिएक्शन थी। फिर तो कृष्णदेव मतलब क्या बोलते हैं इसको, हरिराया सेकंड के बाद बुक्का आया, बुक्का के हरिराय फर्स्ट के बाद बुक्का आया, बुक्का के बाद हरिराय सेकंड आया। एक एक करके उन्होंने ये ककत्या वाला रीजन, ये कैलिकट वाला रीजन, पांड्या, सेलोन तक जो है वो उन्होंने अपने सब्जुगेशन में लिया, राइट। सो ये है पॉलिटिकल कहानी कि किस तरह जो है वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से छूटे हरिहर और बुक्का, और किस तरह उन्होंने विजयनगर एस्टेब्लिश किया है। सो आइए इन सभी स्टेटमेंट्स को आप मतलब ये पूरी कहानी आपको मैं स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझाता हूं, राइट। पहला पॉइंट देखिएगा, फॉलोइंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ककतिया किंगडम बाय सल्तनत आर्मी इन 1323। सो हरिहर और बुक्का कहां काम कर रहे हैं? ककतिया रूलर प्रताप रुद्र देवा सेकंड की कोर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ककतिया किंगडम बाय सल्तनत आर्मी, अब मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी ने ककतिया को यानी वरंगल को 1323 में कंट्रोल में लिया आपने। हरिहर एंड बुक्का वेंट ओवर टू कंपिली और अनेगुंडी अनदर नेम फॉर कंपिली, इंपॉर्टेंट शहर है उस समय का, एंड बिकेम मिनिस्टर्स ऑफ द रूलर्स ऑफ कंपिली। सो कंपिली के रूलर के मिनिस्टर बन बैठे उधर जाकर। इवेंचुअली मोहम्मद बिन तुगलक कंपिली भी पहुंच गया, ठीक है, परसुइंग द रिबेल। अब क्यों पहुंचा? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का ही कजन बहाउद्दीन गुरसस्प, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की आज्ञा का अनुलंघन किया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा था, वो उसका पीछा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में आया और गुरशस्प को जो है वो कंपली के शासक ने रिफ्यूज प्रोवाइड कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि छोड़ दो मेरे पॉलिटिकल फ्यूजिटिव को, और कंपली के शासक ने मना कर दिया कि भैया हमारे यहाँ तो रिफ्यूज ले रहा है, हम तो जान दे देंगे, ठीक है। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि ठीक है, दो अपनी जान भी दो। मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसने कंपली को भी कंट्रोल कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद रूलर ऑफ कंपली फॉर गिविंग रिफ्यूज टू फ्यूजिटिव गुरशस्प। With the fall of Kampili, हरिहर एंड बुक्का became prisoner of sultanate। हरिहर बुक्का मिनिस्टर्स थे, उनको मार के क्या फायदा, मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेशन चलवाया जा सकता है, उनको कन्वर्ट करवाओ मुस्लिम में और फिर हिंदू शक्तियों को जो है वो सब्जुगेट करो उनका यूज करके। देवर अब ये है गलत पॉलिसीज दिल्ली सुल्तानों की एज कंपेयर टू राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। आप देखेंगे अकबर ने राजपूतों को कन्वर्ट नहीं किया, बट स्टिल राजपूतों के खिलाफ लड़वाया। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा है, हरिहर और बुक्का को कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो कन्वर्ट ना करवाते हुए भी अगर हरिहर और बुक्का का इस्तेमाल करता अन्य शासकों को कंट्रोल करने में, तो हो सकता है कि एम्पायर जो है वो बिखरता नहीं, क्योंकि पहले विजयनगर गया और फिर बहमनी गया। ऑब्वियसली सदर्न टिप पहले जाएगी ना, पहले मतलब सबसे दूर वाला रीजन गया, पहले विजयनगर कंट्रोल से गया और विजयनगर के देखे देखे फिर बहमनी भी चला गया। मतलब कहने का मतलब सेंट्रल इंडिया भी कंट्रोल से चला गया मोहम्मद बिन तुगलक के। सो ये ऑप्शनल लेवल पर हम जब जाते हैं ना, तो इस तरह की बहस पे हम उतरते हैं, इस तरह के जो है वो हम पॉइंट्स को कवर करते हैं, ठीक है। दे वर टेकन टू दिल्ली, कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड वर सेंट बैक टू प्रोविंसेस ऑफ कंपली टू टेक ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मलिक मोहम्मद जो कि कंपली में जिसको अपॉइंट करके गया मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर रिमूविंग कंपली के जो वहां का नेटिव हिंदू रूलर था उसको हटाने के बाद, हरिहर और बुक्का को भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि जाओ तुम मलिक मोहम्मद को हटाओ और अपना वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करो, ठीक है। दे वर ऑल्सो गिवन इंस्ट्रक्शन टू डील विद द रिवॉल्ट ऑफ हिंदू सब्जेक्ट्स, और जो जमींदार हैं वहां के, जो हिंदू जो सब्जेक्ट्स हैं,
उनको आपको कंट्रोल में लाना है। हरिहर एंड बुक्का soon gave up Islam and the cause of Delhi and proceeded to set up an independent Hindu state which soon grew up into a powerful Vijayanagar empire। हरिहर और बुक्का आए, उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ बिल्कुल इस्लाम कबूल कर लिया हमने, हम जाके आपका काम करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को कॉन्फिडेंस में ले आया और कंपेली आ गए। कंपेली आते ही विद्यारण्य या विद्यासागर नाम का एक गुरु उन्होंने ढूंढा। उस गुरु के संपर्क में आने के बाद उस गुरु को जो है वो अपना टेम्पोरल और स्पिरिचुअल मास्टर बनाया और वापस जो है वो इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए और उनको क्रेडिबिलिटी मिली, क्योंकि एक मतलब बड़ा संत जो है वो एक बड़ा ब्राह्मण उनके साथ था, ठीक है, इसलिए उनके रिकन्वर्जन को जो है वो क्रेडिबिलिटी मिली। अदरवाइज हिंदू धर्म में रिकन्वर्जन अलाउड नहीं है। एक बार अगर आपका धर्म भ्रष्ट हो गया तो हो गया, ठीक है, लेकिन उनको शासन करना, उनको क्षत्रिय वर्ण में आना बहुत जरूरी है ताकि हिंदू जनता पर वो अपनी डोमिनेंस असर्ट कर सके, ठीक है, समझ रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉलिटिकल मूव करने जरूरी होते हैं। दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेज विद्यारण्य whom they accepted as their guide both in temporal and spiritual matters। they were, देख रहे हैं आप, मतलब हिस्ट्री किस तरह पुट की जाती है कि विद्यारण्य को उन्होंने टेम्पोरल और स्पिरिचुअल मास्टर बनाया अपना, जबकि हम लोग समझते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से उनको रिकन्वर्ट करना है अपने आप को, और रिकन्वर्ट करेंगे तो अचानक तुरंत जो है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्रों में चले जाएंगे, और अगर शूद्र हैं तो वो क्लेम नहीं कर सकते कि हम शासक हैं, है ना, अपने मतलब रॉयल स्टेटस को वो क्लेम नहीं कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ण व्यवस्था। तो इसलिए उनको एक साधु की एक या एक ब्राह्मण की जरूरत है जो कि उनको उनके रिकन्वर्जन को जस्टिफाई कर सके, राइट। They were convinced that it was their duty to renounce Islam and champion the cause of ancient Hindu dharma। So इस तरह पुट किया गया कि इस्लाम को रिनंस करने से उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये तो उनकी रीति है, उनकी नीति है, राइट, मतलब यही उनका जो है वो मतलब उनकी डेस्टिनी है, इसीलिए उनका जन्म हुआ। इस तरह पुट किया गया ताकि उनके रिकन्वर्जन को जो है वो जस्टिफाई किया जा सके कि वो क्षत्रिय वर्ण में ही गए हैं सीधा, समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इज एग्रीड अपॉन ना। वर्ण व्यवस्था कोई ऐसा तो है नहीं ना कि डीएनए में या शरीर में कोडेड है। वर्ण व्यवस्था तो सोशल एक सिस्टम है ना विच इज अग्रीड अपॉन, और अगर कोई चीज अग्री की गई है तो डिसअग्री भी तो की जा सकती है ना, ठीक है, और डिसएग्रीमेंट को अग्रीमेंट में भी तो कन्वर्ट किया जा सकता है, वही समझ रहे हैं, ये सारा पॉलिटिकल सोशल खेल है, राइट। हरिहर वॉज क्राउंड इन 1336 एज द किंग ऑफ न्यू किंगडम हम्पी या हस्तिनावती। कंपिली बेस्ड जो है वो हम्पी या हस्तिनावती से उन्होंने अपना एम्पायर शुरुआत कर दी, ठीक है। एक बार उन्होंने एम्पायर शुरुआत किया, अब वो देख रहे हैं कि आस पड़ोस में झगड़ा कहां हो रहा है, ककत्तियों को धरे या होयसलों को धरे, क्योंकि ककत्या तो मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में आ गया, वो तो खत्म हो गए, और ककत्या जो सारी मेजर शक्तियां हैं वो तेलंगाना, वो तेलुगु हैं, क्योंकि ककत्या जो है वो तेलुगु हैं, वो ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ गए हैं, बिल्कुल ईस्ट कोस्ट की तरफ चले गए, ठीक है, वरंगल उन्होंने छोड़ दिया। It is believed that to commemorate the memory of their guru, the brothers established the city Vidyanagar or Vijayanagar on the banks of river Tungabhadra। विजयनगर की स्थापना क्यों की गई? विद्या जो उनका गुरु था उसकी कमेमोरेशन में, ठीक है। आगे देखिए, द एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम, अब ये जो एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ है, अब इस एम्पायर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत भाषा बोलने वाली एलीट क्लास, ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम पॉपुलेशन सभी हैं, राइट। द एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रीजन, तमिल, तेलुगु एंड कर्नाटका रीजन, हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स। लेकिन आप ध्यान देंगे यहां पर हरिहर और बुक्का आए हैं तेलुगु रीजन से, ककत्या से आए हैं, तो वो नेटिव जो है वो तेलुगु रीजन के हैं, लेकिन हम्पी और होयसला वाले रीजन को वो अपने कंट्रोल में लाएंगे। कंपिली और होयसला वाले रीजन को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, यानी कन्नड़ भाषा वाला रीजन उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। सो हमें नजर आएगा कि जो संगम जो शासक है ना, उन्होंने कन्नड़ भाषा को पेट्रोनाइज किया, लेकिन जो तुलवा शासक है उन्होंने तेलुगु भाषा को पेट्रोनाइज किया है। सो ऑब्वियसली शुरुआत में उन्होंने होयसला नोबिलिटी या होयसला जितने भी मर्चेंट्स हैं उन सबको अपने साथ जोड़ा, और वो सब कन्नड़ थे, तो डेफिनेटली उन्होंने कन्नड़ भाषा को जो है वो पेट्रोनाइज किया है, ठीक है, शुरुआती जो विजयनगर के शासक हैं। लेकिन इवेंचुअली उनकी जो तेलुगु रूट है वो डोमिनेट कर गई, और तुलवा के आते आते जो है वो तेलुगु भाषा जो है वो डोमिनेट करने लगी, ठीक है। तो हमें जो कृष्णदेवराया है उसकी कोर्ट में 8 जो है वो तेलुगु पोइट देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को? आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम के इंपॉर्टेंट रूलर्स को एक एक करके फेस करते हैं कि कौन क्या है। तो सबसे पहले तो हरिराया फर्स्ट,
क्योंकि हरिराय फर्स्ट को ही सबसे पहले कोरोनेट किया गया, क्योंकि संगम का सबसे बड़ा पुत्र हरिराय ही था। और अकॉर्डिंग टू द प्रीमोजेनिचर रूल्स, ठीक है, जो हिंदू प्रीमोजेनिचर रूल है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही कोरोनेट किया जाता है। हरिहरा फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ही वॉज भावना संगमा's eldest son and was the founder of Sangama dynasty and the first among the four dynasties that ruled विजयनगर। तो संगमा सबसे पहले स्टेब्लिश हुई, उसके बाद सुलभा, फिर तुलवा, फिर अरविडु। His reign marked the beginning of an era of conquest and territorial expansion। हरिहरा से जो है वो कॉन्क्वेस्ट और टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू हुआ है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसने बिल्कुल छोटे से रीजन हम्पी से शुरू किया, वहां से उसने एक्सपेंड किया है। देखते हैं कैसे कैसे। बाय 1342 द मोस्ट होयसला टेरिटरीज वर ऑक्यूपाइड। 1342 तक होयसला को उन्होंने कैप्चर कर लिया। होयसला को क्यों कैप्चर किया? क्योंकि होयसला जो है वो, होयसला में पॉलिटिकल टर्मोइल फैला हुआ था, क्योंकि होयसला पांड्यों से लड़ रहे थे और होयसला और पांड्यों की लड़ाई का फायदा जो है वो विजयनगर ने उठा लिया। द इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेस ऑफ पेनुगोंडा, अब ध्यान रखेंगे ये पेनुगोंडा जो है वो वेस्ट कोस्ट वाला है, ईस्ट कोस्ट वाला नहीं। ईस्ट कोस्ट वाला जो है वो गोदावरी कृष्णा के बीच में भी पेनुगोंडा है, लेकिन वो पेनुनगोंडा है और वो मॉडर्न सिटी है। उस समय जो है वो पेनुनगोंडा नाम से सिटी वेस्ट कोस्ट में थी, राइट। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम होयसला। तो होयसला, क्योंकि होयसला जो है वो आपके वेस्ट कोस्ट में एक्टिव है, ध्यान रखना है। सो पेनुनगोंडा कैप्चर किया गया होयसला से सबसे पहले तो। उसके अलावा द ट्रेचरस मर्डर, सो देख रहे हैं आप, एक्सपेंड करना शुरू कर रहा है ये। फाइनली क्या हुआ 1342 में, 1342 तक आते आते 1336 से 1342 तक आते आते पूरा होयसला कैप्चर कर लिया। शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले पेनुनगोंडा को धरा, फिर उसके बाद होयसला रूलर को मार दिया मदरा सुल्तान ने, बाय सुल्तान ऑफ मदुरा। मदुरा क्या है ये? मदुरई, राइट। एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू किंगडम लेड टू द वीकनिंग ऑफ होयसला पावर। होयसला शासक मर गया। होयसला शासक के जाने के बाद जो है वो सक्सेशन की वॉर हुई होयसला किंगडम में। एक साइड से पांड्या खा रहा है, एक साइड से विजयनगर खा रहा है होयसला को। ऑब्वियसली विजयनगर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बन गया था उस समय तक और उसने एनगल्फ कर लिया पूरा होयसला किंगडम, ठीक है। दिस एनेबल्ड हरिहर टू एक्सटेंड द टेरिटरीज ऑफ विजयनगर किंगडम ओवर द रेमिनेंट होयसला किंगडम। द कदम्बाज ऑफ बनवासी, अब देखिए पहला जो है वो होयसला, हरिहरा से शुरू हो जाते हैं। होयसला को उसने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया, दूसरा एब्जॉर्ब किया उसने कदम्ब को, ठीक है। कदम्ब कौन है? कदम्ब ये वही है, चालुक्यों के समय से बनवासी के हैं ये, ठीक है। और कदम्बों ने जो है वो कोस्ट लाइन पकड़ी हुई थी, ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ कोंकण। कोंकण कोस्ट लाइन कदम्बों ने पकड़ी हुई थी। वर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड विद इन द विजयनगर किंगडम। तो ये जो कोंकण कोस्ट लाइन है, किस मैप में दिखाऊं आपको मैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये कोंकण कोस्ट लाइन है, ये नॉर्थ वाली और ये साउथ वाली, ठीक है। जो नॉर्थ वाली है ये तो किसके कंट्रोल में? बहमनी कंट्रोल में थी। गोवा पुर्तगालियों कंट्रोल में रहा, और फिर उसके नीचे वाली, मतलब पुर्तगालियों के आने से पहले की है ना ये तो स्टोरी, राइट। सो जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे ये जो है वो कदम्बों के कंट्रोल में थी। सो होयसला वाला रीजन जो है वो छीन लिया कदम्बों से, होयसला वाला रीजन होयसला से छीन लिया और कदम्बों से जो है वो कोंकण की कोस्टलाइन एब्जॉर्ब कर ली, राइट। नेक्स्ट शासक आते हैं बुक्का फर्स्ट। सो हरिहरा राय ने क्या किया? होयसला और कदम्बों का एब्जॉर्ब किया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का खेल चल रहा है अभी। उसके बाद आते हैं बुक्का। बुक्का सक्सीडेड हरिहरा फर्स्ट एंड ट्राइड टू यूनिफाई द किंगडम एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। बुक्का ने जो है वो फर्दर कंक्वेस्ट किए। क्या क्या देखिएगा? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम फाउंडेड इन 1347 began during the reign of बुक्का फर्स्ट एंड कंटिन्यूड टिल द बैटल ऑफ तलिकोता इन 1565। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरिहरा राय के एस्टेब्लिश होने तक जो है, हरिहरा राय जब शक्ति में था तब तक बहमनी किंगडम एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, राइट। बहमनी किंगडम बना है 1347 में और हरिहरा राय के बाद बुक्का वन शक्ति में आया 1356 में, ठीक है। सो भले ही बहमनी एस्टेब्लिश हो गया था बीच में, बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट में 8-9 सालों में बहमनी बन गया है जब तक हरिहरा राय शक्ति में है, लेकिन बहमनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बुक्का का शुरू हुआ है, हरिहरा राय का नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे, हरिहरा राय का कॉन्फ्लिक्ट होयसला के साथ था, राइट। सो बुक्का आ गए शक्ति में, बुक्का का कॉन्फ्लिक्ट जो है बहमनी से शुरू हो गया और बहमनी से अब कॉन्फ्लिक्ट विजयनगर का तलिकोता के युद्ध तक 1565 तुलवा डायनेस्टी होगी तब विजयनगर की, तलिकोता के युद्ध तक 1565 तक एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा,
और कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए? तुंगभद्रा दोआब, रायचूर दोआब, और जो कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो डेल्टा है, उसके अलावा ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट का ट्रेड को कौन डोमिनेट करेगा? पुर्तगालियों के साथ, यूरोपियंस के साथ ट्रेड या पर्शियन और अरेबियंस के साथ ट्रेड, राइट? ये सारे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण है। और यहां पर देखिए बैटल ऑफ तलिकोता होती है, राइट? आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द डेथ ऑफ द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मैंने आपको बताया था ना, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, जिसका असल नाम है जफर खां, जिसने, जो कि एक नोबल था मोहम्मद बिन तुगलक का, और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर हुआ उसने बहमनी को अलग से कार्व आउट कर लिया, राइट? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक तो कमजोर हुआ ही, और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, यानी कि तुगलक, मतलब जनरली तुगलक्स कमजोर हुए तो उसने अपने आप को अलग किंगडम के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। किसने? जफर खान ने, जिसको हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन गंगू या बहमन शाह कहा जाता है। ये उसके सब टाइटल्स हैं, असल नाम उसका जफर खान है, राइट? हिज सन मोहम्मद शाह बहमनी सक्सीडेड हिम, और मोहम्मद शाह बहमनी का फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब हमें देखने को मिलता है बुक्का के साथ, राइट? हाउएवर द न्यू सुल्तान वाज नॉट स्टिल सिक्योर ऑन द थ्रोन। बहमन शाह चले गए, बहमन शाह के जाते ही मोहम्मद शाह बहमनी जो है वो शक्ति में आए, और मोहम्मद शाह बहमनी की शक्ति को, जैसे ही नया शासक आता है ना, ठीक है, तो आस पड़ोस की शक्तियां उसकी शक्ति को, मतलब नए शासक को टेस्ट करने की कोशिश करती हैं, तो बुक्का ने वही किया, ठीक है? बाउंड्री जो है वो तुंगभद्रा दोआब अभी केवल विजयनगर के पास नहीं था, और तुंगभद्रा दोआब विजयनगर को चाहिए, तो बहमनी से तुंगभद्रा दोआब छीन लिया बुक्का ने, ठीक है? क्योंकि बहमनी नया शासक जो है वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, बुक्का वन इन अलायंस विद द रूलर ऑफ तेलंगाना सेंट एन अल्टीमेटम टू बहमनी शाह to return the Telangana territories as far as Krishna and the forts of Raichur and Mudgal to the Telangana ruler, ठीक है? अब ये ककतियों के थे, मतलब जो तेलुगु है ना उनका था ये, मतलब जो द्वाब वाला रीजन है, रायचूर और वहां के जो फोर्ट्स हैं, और उसके अलावा कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन, मतलब जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है वो तेलंगाना का था, राइट? सो विजयनगर बुक्का भी जो है वो तेलंगाना से ही निकला है, राइट? तो उसने तेलंगाना का सपोर्ट दिया साफ साफ, और उन्होंने कहा कि बहमनी शासक को कि ये सारा रीजन हमें वापस करो, हमारा है, राइट? अब यही देखेंगे हम, बाद में बीजापुर भी कृष्णदेवराय को यही कहेगा कि ये रीजन हमारा है, तुंगभद्रा हमें वापस करो। तुंगभद्रा का ही सारा ये जो मतलब द्वाब है रायचूर, इस द्वाब का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है। When the Sultan refused, Bukka I dispatched an army of 20,000 to assist the Telangana ruler against Bahmanis. These armies invaded Krishna Tungbhadra Doab. The conflict between Bahmani and the allies ended up in treaty in which Bukka I acquired the territories of Krishna and Tungbhadra Doab. तो इतनी कहानी आपको याद नहीं रखनी, इतना ध्यान रखना है, बुक्का वन शक्ति में आया, ऊपर जफर खान की मृत्यु हो गई, जफर खान का जो सक्सेसर था वो इनकॉम्पिटेंट था, बुक्का वन ने तुंगभद्रा दोआब कंट्रोल कर लिया, राइट? रिवर कृष्णा वॉज फिक्स एज बाउंड्री बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी रिवर कृष्णा जो है वो बाउंड्री बनेगी, बाद में रिवर तुंगभद्रा देखेंगे मैं बाउंड्री के रूप में, ठीक है? तो कोशिश यही रहती है कि कृष्णा के पीछे धकेला जाए, राइट? और कृष्णा के पीछे धकेलने में कामयाब कौन रहे? बुक्का फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, किसे? बहमनी को। लेकिन बहमनी इवेंचुअली जो है वो तुंगभद्रा दोआब को, या जो रायचूर दोआब है उसको रिगेन कर लेंगे। बुक्का वन ऑल्सो वेज्ड वॉर अगेन रेडीज ऑफ कोंडावीडू। कोंडावीडू जो है वो ईस्ट कोस्ट लाइन में मौजूद है, ठीक है, उड़ीसा वाली कोस्ट लाइन में, और वहां के जो रेड्डीज हैं, रेड्डीज बेसिकली ये भी तेलुगु ही हैं, इनके साथ, इनके खिलाफ जो है वो युद्ध करना शुरू किया, और ये वही जो मतलब डेल्टा वाला जो रीजन है ना, गोदावरी और कृष्णा, यहीं पर ही एक्टिव है ये भी, इनको रिमूव करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन बनती है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स है टू ट्रेड विद म्यांमार, बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना तक ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, राइट? नेक्स्ट शासक आएंगे हरिहरा सेकंड। अब हरिहरा सेकंड ना महाराजा धीराज का टाइटल लेंगे, क्यों लेंगे हम समझते हैं, ध्यान रखना है इस तरह आपको। हरिहरा फर्स्ट ने क्या किया, बुक्का फर्स्ट ने क्या किया, अब हरिहरा सेकंड क्या करेगा? फॉलोइंग द डेथ ऑफ बुक्का फर्स्ट, his son Harihara II ascended the throne of Vijayanagar. He took the imperial title of महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स, यानी कि इसने आस पड़ोस के कई राजाओं को हराया होगा। देखते हैं, he consolidated his power by suppressing insurrections in Konkan and other provinces. सबसे पहले तो कोंकण के जितने भी रिबेल्स हैं उन सबको कुचला इसने। His son Virupaksha Odeya was successful in suppressing the rebellious chieftains in Tamil country.
हरिहर के पुत्र ने तमिल के सारे जो हैं वो रिबेलियंस को कुचला, यानी कि जो पांड्य या उसके अलावा जो अन्य जितने भी तमिल चीफ्टन्स हैं उन सबको कंट्रोल में लाया, राइट। सो देखिए ये है ना कृष्णा रिवर, और ये रायचूर द्वाब है, और ये कृष्णा रिवर जो है वो बाउंड्री बन रही है इधर, देखिए कृष्णा रिवर बाउंड्री बन रही है बहमनी और विजयनगर के बीच में, ठीक है। और ये जो रीजन है दिस इज कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन, यहां पर तेलंगाना भी एक्टिव है, ठीक है। इधर जो है वो रेड्डी भी, कुछ समय तक रेड्डी भी एक्टिव होंगे, और रेड्डी भी बेसिकली तेलुगु ही है, उनको भी आप तेलंगाना ही कह सकते हैं, ठीक है। वो भी तेलुगु ही है ना, तेलुगु भाषा बोलते हैं रेड्डी भी, राइट। He also invaded Ceylon and obtained tribute from its ruler. यहां पर महाराजा धीराज का क्लेम जो है उसका और स्ट्रांग होता जाता है। सेलोन पर यानी श्रीलंका पर अटैक करके श्रीलंका को ट्रिब्यूट देने में मजबूर किया। किस शासक ने, किस विजयनगर के शासक ने? जवाब बनेगा आपका हरिहर सेकंड, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कॉन्फ्लिक्ट विद बहमनी किंगडम कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ हरिहर सेकंड। ऑब्वियसली ये कॉन्फ्लिक्ट तलिकोटा के युद्ध तक चलता ही रहा है। ही इन्वेडेड कोंकण एंड नॉर्दर्न कर्नाटका, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल कंफ्यूजन इन द ईस्ट कोस्ट। हरिहर सेकंड ऑक्यूपाइड रेड्डी टेरिटरीज। जो रेड्डी टेरिटरीज थी, यानी जो उनका मतलब ये जो क्या बोलते हैं, दो नदियों के बीच का जो डेल्टा वाला रीजन है, इसको भी कंट्रोल किया। तो रेड्डियों को कंट्रोल किया है, उसके अलावा तमिल को कंट्रोल किया, कोंकण को कंट्रोल किया, सेलोन को कंट्रोल किया, उसके अलावा लड़ता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है बहमनी के साथ, ठीक है। तो काफी सारे शासकों को सब्जुगेट किया उसने, इसीलिए महाराजा धीराज का टाइटल जो है वो जस्टिफाइड है हरिहरा सेकंड का। तो आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, हरिहरा फर्स्ट, फिर उसके बाद बुक्का फर्स्ट ने क्या किया है, हरिहरा सेकंड ने क्या किया है, राइट। अब हरिहरा सेकंड के समय देखिए ये है तेलंगाना का रीजन। अब इस तेलंगाना के रीजन में जो है वो रेड्डी एक्टिव हैं, फिर तेलंगाना एक्टिव होंगे, फिर कुछ समय बाद जो है फिर वो यहाँ पर गजपति एक्टिव हो जाएंगे, फिर बाद में गोलकोंडा ले लेगा इस रीजन को। और ये वही है जहां पर चालुक्य ऑफ वेंगी एक्टिव थे, इसको चोलों ने अपने कंट्रोल में लिया, इस रीजन को पल्लव भी अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे। तो ये जो दो नदियों के बीच का रीजन है ना, ये जो क्या बोलते हैं कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, ये बहुत हाईली डिस्प्यूटेड रीजन है, क्योंकि ये हाईली फर्टाइल लैंड है, इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंसेस भी मिलते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नदी है यहाँ पर अवेलेबल, राइट। दिस इन्वॉल्व्ड हिम इन अ वॉर विद वेलमा रूलर ऑफ रचकोंडा। अब रचकोंडा जो है वो प्रेजेंट है हैदराबाद के नजदीक है, राइट। रचकोंडा के शासकों से युद्ध लड़ा उसने। हु वाज एन अलाय ऑफ बहमनी सुल्तान। He dispatched a strong army under his son Imadi Bukka that penetrated as far as Warangal. वरंगल तक जीत लिया इसने। देख रहे हैं वरंगल जो है वो आपको इसी के बीच में नजर आएगा ना, इन दो रिवर्स के बीच में ही वरंगल सिटी है। सो वरंगल तक उसने कंट्रोल किया। तो आप देख रहे हैं कृष्णा और गोदावरी के बीच में आतंक मचाया हुआ है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में ही है क्या बोलते हैं ये जिससे लड़ाई चल रही थी, रचकोंडा, ठीक है। The Vijayanagar armies defeated the Velmas and their Bahmani ally. Firoz Shah, the Sultan of Bahmani, was forced to lose certain territories to the north of Krishna Tungabhadra Doab. तो इन सभी कारणों की वजह से उसको महाराजा धीराज का टाइटल जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है, कि उसने रचकोंडा को भी हराया, फिर उसके अलावा जो अलाइड फोर्सेस बहमनियों ने बनाई उनको भी हराया उसने, और ये जो द्वाब का रीजन है इसके नॉर्थ तक मूव किया, एज वेल एज दूसरी साइड देखिए द्वाब के रीजन में, ये द्वाब है ना, इसके नॉर्थ में अगर ये जाता है तो बेसिकली क्या है, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच वाला रीजन है, राइट। इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये डिफिकल्ट टेरिटरी है। अब बुक्का वन के बाद आएंगे देवराया फर्स्ट। अब देवराया फर्स्ट को क्यों याद किया जाता है, देखिए आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन फॉलोइंग द डेथ ऑफ हरिराया सेकंड। अच्छा, बुक्का के बाद हरिराया सेकंड के बाद आएंगे देवराया फर्स्ट, राइट। Devaraya first succeeded the throne of the Vijayanagar kingdom. He was a very capable ruler noted for his military exploits and his irrigation works in his kingdom. He modernized Vijayanagar army. अब देवराया फर्स्ट को आप याद रखेंगे, हरिहरा और बुक्का ने तो एस्टेब्लिश करने का काम किया ना शुरू में, ठीक है। हरिहरा सेकंड ने जो है वो एक्सपेंड किया। हरिहरा सेकंड को महाराजा धीराज का टाइटल है, क्यों? क्योंकि उसने तुंगभद्रा
और जो कृष्णा द्वाब है इससे नॉर्थ तक लेके गया, यानी कि गोदावरी और कृष्णा रवि के कृष्णा जो रिवर है इनके बीच वाले रीजन को उसने वरंगल तक अपने कंट्रोल में लाया। ठीक है, तेलंगाना से उनका रीजन छीन लिया, कोंकण को सब्जुगेट किया, श्रीलंका को सब्जुगेट किया, सबसे ट्रिब्यूटरी, सबको इनको ट्रिब्यूटरी बनाया, इनको जो है वो इनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, इसलिए महाराजा धीराज का टाइटल है हरिहर सेकंड को। उसके बाद आते हैं देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट ने ऐसा क्या किया? देवराय फर्स्ट ने अब आर्मी को स्ट्रांग करने की बात आती है। मेडिवल पीरियड में स्ट्रांग आर्मी किसकी है? जिसके पास एक स्ट्रांग कैवलरी है, यानी घुड़सवार जिसके स्ट्रांग है। और घुड़सवार किसके स्ट्रांग हैं? जिन घुड़सवारों को आर्चरी करनी आती है तुर्कियों की तरह, या जो तुर्की आर्चर्स हैं उनकी। सो देवराया सेकंड ने विजयनगर एम्पायर की सेना में तुर्की आर्चर्स को भर्ती करना और तुर्की आर्चरी जो है वो अपने सैनिकों को सिखाया, फारसी और अरबी घोड़ों की संख्या बढ़ाई और सेना को मजबूत किया। किसने? देवराया फर्स्ट ने। अब देवराया के लिए यह पॉइंट जाता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस विजयनगर शासक ने क्या किया है, सवाल बनते हैं इन पर, राइट। So he modernized the Vijayanagar army by improving the cavalry, employing Turkic archers, procuring horses from Arabia and Persia. He also employed Turkic bowmen in his army. Devaraya I was the follower of Shaivism. He was especially devoted to worship of goddess Pampa and Tampi Tirtha. So ध्यान रखेंगे, goddess Pampa और ताम्पी तीर्था की पूजा करने वाला विजयनगर शासक कौन है? देवराया प्रथम, राइट। He built several temples at Vijayanagar. He patronized scholars, artists, and philosophers. Following the death of Devaraya I, his son Ramchandra occupied the throne. He was followed by his brother Veera Vijayaraya. Right. So अब देखिए, Devaraya was the last greatest ruler of, मतलब one of the greatest ruler of विजयनगर एम्पायर, राइट। और मतलब खास तौर पे जो संगम डायनेस्टी है। और यहां पर देखेंगे, देखिए एक्सपेंड किया, कंसोलिडेट किया। नाउ दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और पेट्रोनाइजिंग स्कॉलर्स। तो स्कॉलर को समझ रहे हैं, इस ट्रेंड में जो है वो हमें कल्चर डेवलप होता हुआ नजर आता है। पहले जो पॉलिटिकल शक्ति है वो जीतती है युद्ध, दुश्मनों को हराती है, अपने आसपास जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करती है, फिर उसके बाद वो पेट्रोनाइज करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मंदिर वगैरह डेवलप होते हुए नजर आते हैं, राइट। नेक्स्ट आएंगे देवराया सेकंड। देवराया फर्स्ट को सक्सीड किया देवराया सेकंड ने। देवराया सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ संगमा डायनेस्टी। देवराया फर्स्ट नहीं, देवराया सेकंड को ग्रेटेस्ट ऑफ संगमा डायनेस्टी कहा जाता है। जबकि हरिहरा सेकंड ने महाराजा धीराज का टाइटल लिया, इतना सारा रीजन अपने कंट्रोल में किया, बट स्टिल देवराया सेकंड को क्यों ग्रेटेस्ट कहा जा रहा है? आइए देखते हैं। एंड ऑल्सो एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एन एम्बिशियस वॉरियर एंड अ मैन ऑफ लेटर्स। यहां पर देख रहे हैं आप, मैन ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स अब हमें धीरे धीरे कल्चर, लिटरेचर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और लिटरेचर और कल्चर हमें कब डेवलप होता हुआ नजर आता है? बड़े लेवल पर, जब राज्य जो है वो खुशहाल होता है ना, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है अच्छी खासी। ही इज फेमस फॉर, और खुद जो है वो देवराया सेकंड एक लिटरेरी स्कॉलर था। और यहां से पता चलता है हमें, ये पहले तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह काम करते हैं, और यहां से पता चलता है कि किस तरह जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया है संगम डायनेस्टी, राइट। ही इज फेमस फॉर ऑथरिंग वेल नोन वर्क्स इन कन्नड़ लैंग्वेज, सोबागीना सोन, ठीक है, सोबागीना सोन है, और ये एंड में यहां पर मतलब एंड जो है वो स्पेस होगा, और अमरुक। एंड इन संस्कृत लैंग्वेज कौन सी? महानाटक सुधा निधि। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो सोबगीना सोन किसने लिखा है? तो देवराया सेकंड ने। अमरुक किसने लिखी है? कन्नड़ भाषा में देवराया सेकंड ने। और महानाटका सुधनी संस्कृत भाषा में देवराया सेकंड। यहां से पता चलता है कि प्रीसली क्लास भी जुड़ी हुई है संस्कृत लैंग्वेज वाली, और लोकल लोग जो है वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं, ठीक है। सो दो लैंग्वेजेस, क्योंकि होयसला वाला रीजन कंट्रोल में लिया है, और अभी तक कन्नड़ लैंग्वेज का जो है वो मतलब इंपैक्ट है इनके ऊपर, धीरे धीरे तेलुगु में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, खासतौर पे अगर आप साउथ इंडिया के मतलब स्टूडेंट हैं, और अगर आप साउथ इंडिया के किसी, वैसे तो साउथ इंडिया का स्टूडेंट हिंदी में सेशन नहीं ले रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश कर्नाटका के तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। Some of the most noted Kannada poets of the medieval period such as Chamras and Kumar Vyas enjoyed his patronage. बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं आप, धीरे धीरे हमें इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनती है, उसके बाद कल्चर डेवलप होता है।
अकबर ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, उसके बाद हमें पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ नजर आया मुगल्स में। लेकिन लिटरेरी वर्क्स तो हमें अकबर के समय में, क्योंकि अकबर के समय में ठीक ठाक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, राइट। सो किसी राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, फिर उसके बाद हमें वहां का कल्चर डेवलप होता हुआ नजर आता है। गुप्तों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, फिर वहां पर कल्चर डेवलप हुआ, राइट। By about 1428 CE, Devaraya II affected the conquest and annexation of कोंडावीडू गुंतूर। कोंडावीडू जो है वो गुंतूर के नजदीक, गुंतूर कहाँ है, मैंने आपको बोला ना कि कृष्णा नदी के सदन वाले पार्ट में गुंतूर है। लेकिन वही आप मान सकते हैं कि कृष्णा और जो गोदावरी का जो डेल्टा है, उस उन इन डेल्टाज की वजह से क्रिएटेड जो पूरा सिस्टम है सोशियो इकोनॉमिक, उसके असर में ही है कोंडावीडू भी। और ये जो कोंडावीडू वाला रीजन है, यहाँ पर तेलंगाना एक्टिव है, रेड्डी एक्टिव है, रेड्डीज भी जो है वो तेलुगु ही है, राइट। ही फॉलोड दिस अप बाय द इन्वेजन ऑफ किंगडम ऑफ उड़ीसा। तो एक बार उसने तेलंगाना को कंट्रोल किया देवराय सेकंड ने, और अब देवराय सेकंड उड़ीसा में अटैक करने जा रहा है। उड़ीसा में कौन है, गजपति है, ठीक है। देवराय सेकंड ऑल्सो कैरिड हिज आर्म्स इनटू केरला, सब्जुगेटिंग द रूलर ऑफ क्विलोन। क्विलोन जो है वो केरला में एक पोर्ट सिटी, राइट, एंड अदर चीफ्टन्स। जमोरिन ऑफ कैलिकट हाउएवर सीम्स टू हैव continued to retain his independence because he had the support of Portuguese. So जमोरिन आजाद रहा है कैलिकट का, लेकिन ट्रिब्यूटरी बनकर रहा है विजयनगर की, ठीक है। देवराय ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द रूलर्स ऑफ क्विलोन, सेलोन यानी श्रीलंका। देवराय सेकंड तक श्रीलंका कंट्रोल में है, किसके, विजयनगर के। पुलिकट, उसके अलावा पेगु और तनेसिरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेगु और तनेसिरियम क्या है ये, पेगु जो है वो आपका बोगा के नाम से जाना जाता है, अब म्यांमार का एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रीजन है, और सेम एज तेनासिरम जो है वो म्यांमार के हिस्से हैं। सो दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल को पार करके भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यानी बे ऑफ बंगाल पर काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है विजयनगर का। इस तरह का बे ऑफ बंगाल पर इन्फ्लुएंस विजयनगर से पहले चोलों का नजर आया, राइट। Like all his predecessors, Devaraya's relation with Bahmani kingdom continued to be hostile. देवराया और बहमनी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, राइट। He had to confront Bahmanis in several wars. बहमनी सुल्तान अहमद शाह शिफ्टेड द कैपिटल। अब इतना खौफ था देवराया सेकंड का कि अहमद शाह ने गुलबर्ग से बिदार कैपिटल शिफ्ट करी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शासक अहमद शाह, एक तो दोनों ध्यान रखना है, बहमनी शासक अहमद शाह ने कैपिटल गुलबर्ग से बिदार शिफ्ट करी है, और दूसरी साइड विजयनगर का शासक कौन है, देवराया सेकंड। सो हरिहरा बुक्का, हरिहरा सेकंड के बाद देवराया फर्स्ट, और अब देवराया सेकंड। आपको सबकी कहानी याद रखनी है कि किसने क्या किया, ठीक है। यहां पर हरिहरा फर्स्ट और बुक्का, बुक्का फर्स्ट, राइट। एज द मेजर ऑफ सेफ्टी एज गुलबर्ग वॉज वेरी क्लोज टू विजयनगर फ्रंटियर्स ड्यूरिंग हिज रेन। इटालियन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टाई किसके, या निकोलो कॉन्टी किसके टाइम में आए, तो देवराय सेकंड के टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रेवलर भी देवराय सेकंड काम आया, विजिटेड द विजयनगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, देवराय सेकंड्स लॉन्ग एंड जनरली प्रॉस्परस रेन केम टू एन एंड विद हिज डेथ इन 1456. He succeeded by incompetent rulers which led to the weakening of विजयनगर एम्पायर। 1446 के बाद अब विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे वीक होता गया। वीक होने का मतलब क्या है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो उसकी पकड़ है वो छूटती गई, तुंगभद्रा दोआब उसके हाथ से निकल गया। कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो रीजन है, यानी जो रेड्डियों का या जो तेलंगाना वाला रीजन है, वो उसके हाथ से निकल गया। सेलोन और कैलिकट ने ट्रिब्यूट देनी बंद कर दी। केरला के कोस्ट लाइन जो है वो अब आजाद होनी शुरू हो गई। तमिल वाले पार्ट में कई चीफ्टन्स जो है वो उन्होंने रिबेल करने शुरू कर दिए। ऐसे में शासक कौन आता है, ऐसे में अब हम पढ़ेंगे अगला जो बड़ा शासक आएगा वो है कृष्णा देवराया तुलवा डायनेस्टी का, ठीक है। तो संगम के बाद सुलवा भी कुछ खास जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, रायचूर दोआब जो है वो उनके हाथ से बाहर ही रहा। विजयनगर के अगले इंपॉर्टेंट शासक आते हैं। सो अभी तक देखा आपने, हरिहरा फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराया फर्स्ट, देवराया सेकंड, ये इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। इसके बाद अब आएंगे कृष्णा देवराया जो कि तुलवा डायनेस्टी के होंगे, ठीक है। कृष्णा देवराया ने वही काम किया वापस। क्या क्या, उन्होंने रायचूर दोआब कंट्रोल में लिया, उन्होंने फिर
जो तेलंगाना वाला रीजन है, यानी कि जो डेल्टा है गोदावरी कृष्णा का, उसको कंट्रोल किया। इनफैक्ट उड़ीसा तक सब्जुगेट किया उन्होंने, राइट। कृष्णदेवराया वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स साउथ इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका इतिहास छपा भी है, ठीक है। He was the third ruler of Tulwa dynasty. When he ascended the throne in 1509, the political condition of Vijayanagar Empire was very gloomy. ठीक है। सो जब 1509 में तुलवा शक्ति मतलब विजय राया शक्ति में आया है, तो ध्यान दीजिएगा 1498 में पुर्तगाली जो है वो पहुंच गए हैं। अब पुर्तगालियों के साथ पहला कौन, मतलब पुर्तगालियों के साथ किस विजयनगर शासक का इंटरेक्शन हुआ है, किस बड़े विजयनगर शासक का? तो कृष्णदेवराया का आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा पुर्तगालियों के साथ। फिर आप कहेंगे कि सर पुर्तगाली अगर 1498 में आया, तो उससे पहले ये इटालियन ट्रेवलर जो है वो निकोलो कॉन्टी कैसे पहुंच गया? यूरोपियंस तो 1498 के बाद आए इंडिया में। तो भैया जो अरेबियन सी ट्रेड है वो तो एक्टिव है ना, लाल सागर और जो पर्शियन गल्फ है वहां से तो बहुत पहले से ही ट्रेड चल रहा है ना। तो इटालियन ट्रेवलर्स तो फारस के साथ ट्रेड कर ही रहे थे, इटालियन ट्रेडर्स। और इनफैक्ट फारस के शाह ने भेजा है निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक और निकिता को, निकितिन करके जो है वो एक, नॉट निकिता लेकिन निकितिन करके एक रशियन ट्रेवलर है, उसको भेजा फारस के शाह ने कि यार विजयनगर को जाकर मनाओ, थोड़ा हमारे साथ भी ट्रेड करे, ठीक है। आगे देखिएगा, द रूलर्स ऑफ ओडिशा वर इन पोजेशन ऑफ कोस्टल आंध्रा अप टू नेलोर। उड़ीसा के रूलर्स जो हैं वो मतलब आंध्रा क्या बोलते हैं, कोस्टल आंध्रा और मतलब नेलोर तक, ये सारा रीजन जो है वो उड़ीसा के शासकों का कंट्रोल में, राइट। और ये बाद में हुआ है, देखिए अहमदनगर ऊपर मालवा तक पेनिट्रेट करने की अहमदनगर ने कोशिश करी है। बीजापुर के पास कोस्ट लाइन है और गोलकोंडा के पास कोस्ट लाइन है, अहमदनगर के पास भी कोस्ट लाइन है, राइट। विजयनगर के पास तो ऑब्वियसली ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों है। अब विजयनगर इवेंचुअली धीरे धीरे ऊपर मतलब उड़ीसा तक के रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, देखिएगा। द सुल्तान ऑफ बीजापुर वांटेड टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम एट द एक्सपेंस ऑफ विजयनगर। अब विजयनगर कमजोर था, बीजापुर बन चुका था, अब बीजापुर ये सोच रहा था कि विजयनगर को हटाएं और हम शक्ति में आए। He first turned his attention towards the Muslim rulers of Deccan who combined themselves and waged a war against Vijayanagar. बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर ने फोर्सेस ज्वाइन करी और विजयनगर को हराने की उन्होंने कोशिश करी, जिसको डिफेंड किया कृष्णदेवराया। इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द कंबाइंड मुस्लिम आर्मीज, राइट। उसके बाद रायचूर was captured in 1512 and the Doab region of Krishna Tungabhadra came under control of श्री कृष्णदेवराया। अब वापस जो है वो द्वाब कंट्रोल कर लिया कृष्णदेवराया ने 1512 में, 1509 में शक्ति में आया, 1512 में द्वाब कंट्रोल कर लिया। अब वही कहानी है, पहले वो द्वाब कंट्रोल करेगा, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा का, फिर वो कृष्णा और गोदावरी के बीच के रीजन को कंट्रोल करेगा और फिर वो उदयगिरी तक मूव करेगा उड़ीसा में, ठीक है। गुलबर्ग वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड, गुलबर्ग को कैप्चर करके अभी तक देखिए बीजापुर बहमणी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहमणी एम्पायर, लेकिन बहमणी एम्पायर इतना कमजोर हो गया है कि वो टुकड़ों में टूटने वाला है। और गुलबर्ग वॉज द मतलब शुरुआती कैपिटल है बहमणियों की। तो कृष्णदेवराया ने क्या किया, गुलबर्ग को जीता और एक बहमणी शासक को वहां पर रीइंस्टेट कर दिया, ताकि उसको जो है वो अपना कॉन्फिडेंट बनाया जा सके, बफर की तरह भी यूज किया जा सके, राइट। श्री कृष्णदेवराया रिस्टोर्ड बहमनी किंगडम टू इट्स लीगल रूलर मुहम्मद शाह, लेकिन बीजापुर जो है वो अलग हो चुका था, राइट। बीजापुर अपने आप को मतलब आदिल शाही डेवलप हो रही थी वहां पर धीरे धीरे। अब देखते हैं कि क्या क्या कैंपेन्स ऐसा कृष्णदेवराय ने 2 बार किया है। 2 बार उसने किसी बहमनी शासक को रिस्टोर करा है शक्ति में, कि मतलब पॉलिटिकल यूनिटी बनी रहे और बीजापुर वगैरह जो है वो तंग ना करें कृष्ण मतलब विजयनगर को। लेकिन फिर इवेंचुअली जो मतलब जो पुराने बहमनी शासक हैं उनकी शक्ति खत्म हो गई और गोलकोंडा, बीजापुर, बिराड़, बेदारी ये सब अलग अलग हो ही गए इवेंचुअली, राइट। अब देखते हैं कृष्णदेवराय ने क्या क्या कैंपेन कहां पर कैंपेन किया। पहला है कैंपेन अगेंस्ट उड़ीसा, ईस्ट कोस्ट लाइन पूरी कंट्रोल में लाना जरूरी है। श्री कृष्णदेवराय लॉन्च्ड 5 कैंपेन्स अगेंस्ट उड़ीसा या उड़िया रूलर्स। He first turned his attention on Udaygiri in Nellore district, which was occupied by Odisha rulers. So उदयगिरी, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का उदयगिरी, राइट, नेल्लोर। और ये फोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग माना जाता था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग।
द असॉल्ट ऑन उदयगिरी फोर्ट बिगेन इन 1513। 1512 उसने, देख रहे हैं आप, डायरेक्ट शुरू कर दिया। 1512 उसने कृष्णा रायचूर द्वाब कंट्रोल किया, और अब उसका मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का रायचूर द्वाब कंट्रोल किया, और अब उसका सीधा एम्बिशन है कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन कंट्रोल करना है। तो उदयगिरी पर अटैक करना उसने शुरू कर दिया, जहां पर उड़ीसा रूलर जो है वो स्ट्रांग थे, राइट। उदयगिरी वॉज रिगार्डेड एज एन इम्प्रेग्नेबल फोर्ट, मतलब अभेद्य था, उसको भेदा नहीं जा सकता था, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। श्री कृष्णा देवा राया सक्सीडेड इन कॉजिंग अ ब्रीच इन द फोर्ट्रेस एंड डिफीटेड द लार्ज उड़ीसा आर्मी ऑफ प्रताप रुद्र। अब यहां पर ना कहानी है, ठीक है। उसके बाद उड़िया विड्रू टू कोंडावीडू, राइट। उड़िया जो है वो मतलब कोस्टल रीजन में आ गए, बिल्कुल कृष्णा के किनारे, राइट। आफ्टर द कैप्चर ऑफ उदयगिरीज श्री कृष्णा देवा राया विजिटेड तिरुपति, पे हिज होमेज टू श्री वेंकटेश्वरा। सो तिरुपति गए वो, वेंकटेश्वरा मंदिर में जाकर जो है वो उन्होंने अपनी खुद की जो है वो एक प्रतिमा एस्टेब्लिश करवाई, कहां पर, तिरुमला श्राइन में। ही प्लेस्ड हिज स्टैच्यू अलोंग विद दोज ऑफ छिना देवी एंड तिरुमला देवी एट द एंट्रेंस ऑफ तिरुमला श्राइन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब यहां पर ना कृष्णा देवा राय के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। कृष्णा देवा राय ने प्रताप रुद्रा को हराया, उड़िया शासक प्रताप रुद्रा जो है वो अपनी सेना बटोरकर कोंडावीडू जाकर छुप गया वहां पर। वहां से वो बहुत आसानी से शिप में बैठकर फिर म्यांमार निकल सकता था रीइंफोर्स करने के लिए अपने आप को, या बंगाल की साइड निकल सकता था। लेकिन यहां पर कृष्णा देवा राय ने बंदी एक होस्टेज बनाकर रखा उड़िया रूलर्स, मतलब जो प्रताप रुद्र है उसकी वाइफ और उसके लड़के को, ठीक है। आफ्टर रेंडरिंग हिज होमेज टू श्री वेंकटेश्वरा, श्री कृष्णा देवा राय लॉन्च्ड हिज सेकंड असॉल्ट अगेंस्ट उड़िया रूलर्स। दूसरा असॉल्ट किया उसने। श्री कृष्णा देवा राय हिमसेल्फ टू कमांड एंड मेड वाइग्रस अटैक ऑन द फोर्ट। फाइनली उड़ियाज वर फोर्स्ड टू सरेंडर। उड़ियाज ने सरेंडर किया और बदले में होस्टेज के रूप में किसको ले गया? A large number of Gajpati nobles, including Prince Virabhadra, were captured and sent to Vijayanagar. राइट, वीरभद्र जो है वो विजयनगर भेज देगा, और जहां पर वीरभद्र ने सुसाइड कमिट कर लिया। एक बार वीरभद्र ने सुसाइड कमिट कर लिया, फिर उसके बाद प्रताप रुद्र को जबरदस्ती पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और वो पूरा रीजन, पहले कौन सा रीजन, दोआब वाला, और अब मतलब कौन 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 सा रीजन, कृष्णा और गोदावरी के बीच में, और इनफैक्ट उदयगिरी तक जो है वो पूरा रीजन, यानी कि पूरी ईस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कंट्रोल कर ली। ऑलमोस्ट पुलिस जो सरकार वाली कोस्ट लाइन जिसको बाद में कहा जाता है ना, वो पूरी कोस्ट लाइन कंट्रोल कर ली किसने? कृष्णा देवा राय ने, राइट। प्रिंस विदर्भ कमिटेड सुसाइड इन विजयनगर, इन द विजयनगर प्रिजन। प्रताप रुद्र देवा was forced to sue for peace. In 1518, a treaty was concluded by which Pratap Rudra Deva gave his daughter in marriage to Shri Krishna Deva Raya. In return, Shri Krishna Deva Raya returned all territories north of Krishna River conquered by him to Odisha rulers. कृष्णा देवा प्रताप रुद्र देवा ने ट्रीटी साइन करी। ट्रीटी के तहत जो है वो कृष्णा देवा राय ने उसको रीइंस्टेट तो कर दिया, लेकिन ट्रिब्यूटरी बनाया, ठीक है, ट्रिब्यूट भी पे करनी पड़ेगी, और मतलब समय आने पर सेना भी देनी पड़ेगी, बफर की तरह काम भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब एक पावर प्ले है ये अपने, क्योंकि कैपिटल से दूर हो जाता है, ठीक है। अगर खुद के पॉलिटिकल कंट्रोल में बिठाएगा तो कल को वो रिबेल कर देगा, लेकिन अगर ट्रिब्यूटरी बनाकर रखेगा तो ज्यादा समय तक कंट्रोल में रहेगा, राइट। रिबेल भी कर सकता है। सो ये है वो रीजन, देखिए ये रीजन जो है वो उड़िया शासकों के कंट्रोल में था। इसको वापस जो है वो प्रताप रुद्र देवा को वापस दे दिया गया कि तुम इस रीजन पर फिर से कंट्रोल करो, राइट, लेकिन ट्रिब्यूट देते रहेंगे समय समय पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा बीजापुर। तो सबसे पहले तो उड़ीसा के खिलाफ, देख रहे हैं, सबसे पहले तो उड़ीसा के खिलाफ करने से पहले, मतलब उड़ीसा को कंट्रोल करने से पहले उसने रायचूर द्वाब को कंट्रोल किया। अब देखते हैं बीजापुर। अब रायचूर द्वाब अगर कंट्रोल में कर लिया कृष्णा देवा राय ने, तो ऑब्वियसली बीजापुर को दिक्कत होगी, क्योंकि बीजापुर कहेगा कि ये तो हमारा है, वापस करो, राइट। द लास्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन ऑफ श्री कृष्णा देवा राय वाज अगेंस्ट इस्माइल आदिल शाह ऑफ बीजापुर। द बीजापुर सुल्तान डिमांडेड फ्रॉम श्री कृष्णा देवा राय द रिटर्न ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब टेकन बाय द लेटर इन 1512, ठीक है। 1512 में कृष्णा जो तुंगभद्रा द्वाब है वो ले लिया था, किसने? कृष्ण देवा राय ने, राइट। अब उसको वापस मांग रहा था बीजापुर, क्यों? क्योंकि बीजापुर का लगता था वो हमारा, यही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो शुरू में था किसी और का, ककत्तियों का था वो रीजन, राइट। ककत्तियों से पहले भी वो किसी और का रहा होगा, ये तो मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना दुआब तो,
ठीक है, डायनेस्टीज तो 100 150 साल में चेंज होती जा रही है ना, तो सब मतलब जो 5-7 साल या 8-10 साल किसी रीजन को कंट्रोल कर लेता है वो कहता है ये तो हमारा ही था। तो बीजापुर ने क्लेम डाला कि ये दुआब हमारा है, वापस करो। मना कर दिया कृष्णदेवराय ने। बैटल हुई। इन द बैटल दैट फॉलोड द बीजापुर आर्मी वाज कंप्लीटली राउटेड। बीजापुर आर्मी को हरा दिया। एल्डेस्ट सन ऑफ मोहम्मद शाह वाज गिवन द बहमनी किंगडम। राइट, मोहम्मद शाह कौन है? वही पुराना बहमनी शासक। मैं बोला ना 2 बार रीइंस्टेट किया, तो एक बार पहले रीइंस्टेट किया था और एक बार फिर अब रीइंस्टेट किया बीजापुर को। मतलब जो बहमनी शासक को रीइंस्टेट करने का काम किया किसने? कृष्णदेवराय ने। ध्यान रखना है आपको। राइट, ये बीजापुर है और ये कॉन्फ्लिक्ट में रहा किसके साथ? बीजापुर जो है वो विजयनगर एम्पायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के साथ कैसा रिलेशन है कृष्णदेवराय का, समझने की कोशिश करते हैं। ही मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद पोर्तुगीज इन 1510। फ्रेंडली रिलेशन बनाना जरूरी है क्योंकि पुर्तगालियों के साथ अगर कृष्णदेवराय या विजयनगर अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो अब वो लेवरेज डाल सकते हैं फारसियों और अरबियों पर। क्यों? क्योंकि फारसी और अरबी ये चाहेंगे कि हमसे ट्रेड करते रहें। तो अब वो लेवरेज डाल सकता है फारसियों और अरबियों पर कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूं, पुर्तगालियों के साथ ना ट्रेड करूं, तो घोड़े सिर्फ हमें बेचना, बीजापुर को मत बेचना। राइट, ताकि कैवलरी केवल हमारी स्ट्रांग हो। और घोड़े अगर बेच रहे हो तो बीजापुर को या तो कम या तो बेकार क्वालिटी के घोड़े बेचो। तो इस लेवरेज का काफी समय तक विजयनगर जो है वो फायदा उठाता रहा। राइट, गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्तुगीज पोजेशंस इन इंडिया 1510 के बाद। As a result, trade and commerce developed. The Vijayanagar ruler was able to procure Arabian horses and Portuguese from the Portuguese trader. अब विजयनगर दोनों खेल खेल रहा है, वो फारसियों से भी घोड़े ले रहा है, अरबियों से भी और पुर्तगालियों से भी। इससे बिजनेस खराब हो रहा है, फारसियों का भी, अरबियों का भी और पुर्तगालियों का भी खराब हो रहा है। लेकिन विजयनगर सोच रहा है कि सबको डबल क्रॉस करके मैं अपना फायदा निकालूं। राइट, क्यों? बिल्कुल बेसिक सेंस बनती है ना। देखिए, ये गुजरात है ना, और यहां पर जो है विजयनगर एम्पायर एक्टिव है, इधर मान लीजिए बहमनी और फिर उनके रेमिनेंट्स जो अरेबियन और फारसी ट्रेडर हैं, और इधर से आ रहे हैं पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली भी अपने साथ वही घोड़े लेकर आ रहे हैं, लेकिन पुर्तगाली इतने दूर से घुमा कर ला रहे हैं घोड़े, महंगे पड़ रहे हैं वहां से घुमा के लाना। राइट, अरबी और फारसी रिलेटिवली जल्दी और बेटर क्वालिटी के घोड़े ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉट जस्ट दैट, पुर्तगाली और भी कई तरीके का ट्रेड कर रहे हैं। भारत से एक्सपोर्ट तो यहीं से ही जा रहा है ना। ठीक है, और बहमनियों के पास ईस्ट कोस्ट लाइन नहीं है, और अगर गोलकोंडा के पास फिर ईस्ट कोस्ट लाइन आई भी तो बीजापुर और गोलकोंडा का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। राइट, सो विजयनगर के पास फायदा क्या है कि उसके पास ईस्ट को वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट दोनों है, तो वो बहुत आसानी से बंगाल से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से ट्रेड लेता है, और दूसरी साइड जो है वो फिर पुर्तगालियों के साथ वो मतलब कि एक्सचेंज कर देता है या ट्रेड कर सकता है फारस के साथ भी। तो पर्शियन चाहते हैं कि ये चाइना वाला ट्रेड हमारे साथ हो, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, यहां पर विजयनगर को 2 जगह टोल नहीं देना पड़ रहा। अगर फारसियों को चाइना का माल खरीदना है, फारसियों को अगर चाइना का सामान या साउथ ईस्ट एशिया का सामान खरीदना है, और अगर वो बीजापुर गोलकोंडा से खरीदते हैं तो वो 2 राज्यों से गुजर कर जाएगा, तो उसका रेट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, और विजयनगर से जो है वो उन्हें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विजयनगर को टोल नहीं देना पड़ा बीच में। और अगर ये सामान पुर्तगाली ले जाते हैं, फारसियों के पास ये सामान नहीं आता है, तो फारसियों पर प्रेशर बन जाता है कि अब ये सामान ये महंगे दर पर बीजापुर और गोलकोंडा से खरीदें। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का खेल था बहुत, और बहुत कम। खैर, ऑप्शनल लेवल पर जब हम जाएंगे ना तो वहां पर डिटेल में समझाऊंगा। प्री लेवल के लिए आपको केवल एक वेग सी सेंस होनी चाहिए। राइट, प्री लेवल के लिए हमारे पास ये बहुत सारी क्रोनोलॉजी जो बनती जा रही है, उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, या उसके अलावा जो फैक्ट हमारे पास, टर्मिनोलॉजी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। द पोर्तुगीज सप्लाइड गन्स एंड अदर वॉर मटीरियल टू विजयनगर रूलर विच वॉज यूज इन सीज ऑफ रायचूर। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई गन्स और जो अन्य मटीरियल हैं, राइट, उनसे बहुत आसानी से उन्होंने रायचूर को कंट्रोल कर लिया। सिमिलरली पोर्तुगीज इंजीनियर्स को कृष्णदेवराय ने एम्प्लॉय किया ताकि इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव किया जा सके विजयनगर में। राइट, एंगेज्ड इन इंप्रूविंग द वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ विजयनगर। अब कृष्णदेवराय का एक एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह का शासक था। वैसे तो ये ऑप्शनल लेवल के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। ठीक है, प्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट स्टिल आपको एक छोटा सा एक वेग सी सेंस डेवलप होनी चाहिए। राइट,
कृष्णदेवराया ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस अमंग द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके समय पुर्तगाली आए और पुर्तगाली और फारसियों के साथ जो ट्रेड को इसने मनूवर किया है, उस वजह से काफी स्ट्रांग पोजीशन डेवलप करी इसने अपनी, राइट। ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस एंड मेड हिज मार्क एज अ ग्रेट वॉरियर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ लिबरल पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो इतिहास में काफी बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, द कोर ऑफ हिज एम्पायर दैट इज 5 districts in southwest and Andhra Pradesh is now known as Rayalaseema और द लैंड ऑफ श्री कृष्ण देवराया। इतना इतना इंपैक्ट है इसकी पॉलिटिक्स का इतना इंपैक्ट रहा है कि आज तक साउथ वेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के कई कई काफी बड़े रीजन को रायलसीमा के नाम से जाना जाता है, जो कि लैंड ऑफ कृष्ण देवराया कहलाता है, राइट। उसके अलावा अ वॉरियर, अच्छा वॉरियर था, मतलब ये कहा जाता था कि सुबह उठ के एक शेर तो ये तिल के तेल का पिया करता था और फिर इतनी एक्सरसाइज करता था कि पसीने में वो सारा तिल का तेल बाहर निकाल, मतलब इस तरह की कहानी गढ़ी हुई है इसके लिए। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उनमें कुछ सच्चाई भी हो। ठीक है, ही शोड हिज मेटल अगेंस्ट, क्योंकि लगातार युद्ध जीतता रहा ना, बीजापुर को कॉन्फ्लिक्ट में रखा, उड़ीसा को कॉन्फ्लिक्ट में रखा, पुर्तगालियों के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाकर रखा। उसके पास एक फार साइटेडनेस थी कि ये जो यूरोपियंस आ रहे हैं यही है भविष्य, इन्हीं के साथ जुड़े रहना है, फारसियों के साथ जुड़ने का फायदा नहीं होगा, या अरबियों के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो फायदा नहीं होगा, पुर्तगाली या जो अन्य यूरोपीय आ रहे हैं इनके साथ जुड़ने में फायदा है, राइट। अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ एम्पायर, namely the Muslim rulers of Deccan and the Gajpati rulers of Odisha, his wars against Bahmani rulers revealed his military prowess and diplomatic skills. ठीक है, he restored the Bahmani dynasty twice in order to maintain political stability. अब एक और चीज, बहमनी डायनेस्टी को 2 बार उसने रिस्टोर करा। बहमनी जो है वो बार बार हाथ से निकल जा रहे थे, वो बिखर जा रहे थे, उनको 2 बार रीइंस्टेट किया उसने। उसके अलावा जो बैटल टैक्टिक्स, जो श्रूड मिलिट्री टैक्टिक्स उसकी दिखती हैं उड़ीसा के खिलाफ और बीजापुरिया, मतलब जो दक्कनी सल्तनत है इसके खिलाफ, वो काफी काबिले तारीफ मानी गई है इतिहास में, राइट। सिमिलरली फ्रेंडली रिलेशंस विद पोर्तुगीज रिवील हिज कंप्लीट ग्रास्प ऑफ द रियलिटीज ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द 16th सेंचुरी, राइट। उसको समझ आ गया कि यही भविष्य है, इन्हीं के साथ जुड़ने में फायदा है मेरा। His wars against गणपति rulers of Odisha may be regarded as brilliant achievement in the military history of the time, क्योंकि जो किला है उदयगिरी का उसको अभेद्य माना जाता था, उस किले को इसने भेद दिया, इसलिए काफी, मतलब जो उड़ीसा के खिलाफ इसका युद्ध है वो भी काफी अच्छे से याद रखा जाता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रूव टू बी वेरी एफिशिएंट, उसकी सिटी जो है वो काफी, मतलब जो यूरोपियन ट्रेवलर्स उन्होंने बढ़ चढ़कर लिखा है कि विजयनगर वॉज वेरी रिच, राइट। Even the remote villages could have benefits of the effective administration. As a patron of art and Telugu literature, Shri Krishna Deva Raya was unsurpassed. His period was golden age of Telugu literature. ये आ गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको बोला ना, जिस एम्पायर की पॉलिटिकल जो हालत है वो स्टेबल है, वहां पर हमें किसी ना किसी तरीके का आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चरल कुछ एक्टिविटी होती हुई नजर आ जाएगी। कृष्णा देवा राय के साथ आप जोड़ेंगे किसे, या जो भी इतिहास में महान शासक है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ कल्चरल जोड़ दो। ठीक है, तो सबके साथ कुछ ना कुछ कल्चरल जुड़ता हुआ आपको दिख जाएगा। कृष्ण देवा राय के साथ आपको जुड़ेगा तेलुगु लिटरेचर, 8 लिटरेरी लुमिनरीज जिनको कहा जाता है अष्ट दिग्गज। ठीक है, मतलब 8 जो है वो दिग्गज तेलुगु लिटरेचर के, वो कोर्ट में बैठा करते थे, किसकी? कृष्ण देवा राय की, राइट। लिटरेरी लुमिनरीज पॉपुलरली नोन एज अष्ट दिग्गज एडोर्न्ड हिज कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Among them, Alasani Pedna, the author of Manu Charitramu, was the greatest. बहुत इंपॉर्टेंट, अलासनी पेदना जिसने मनु चरित्रमु लिखी है। ठीक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी है और ऑथर और लिटरेरी वर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही वॉज नोन एज आंध्र कविता पितामह, बहुत इंपॉर्टेंट, आंध्र कविता का पितामह या तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है किन्हें? अलासनी पेदना को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृष्णदेवराय हिमसेल्फ कंपोज्ड एन एपिक तेलुगु पोएम अमुक्त मल्यदा। तो ये अमुक्त मल्यदा के बारे में मैंने आपको बताया ही कि जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 12 अलवरों में से एक अलवर जो है वो महिला है, उस महिला अलवर की विष्णु के साथ शादी हुई, उसके ऊपर एक पोएम एपिक है जिसको कहा गया है अमुक्त मल्यदा, कृष्णा देवा राय ने तेलुगु में स्वयं लिखी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। आगे देखते हैं। श्री कृष्णा देवा राय वॉज अ ग्रेट बिल्डर। अब इकोनॉमी स्ट्रांग है तो
पेट्रोनाइज उसने कल्चर को भी, मतलब लिटरेरी स्कॉलर्स को भी पेट्रोनाइज किया, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया। हजार राम टेम्पल एंड द विठल स्वामी टेम्पल इन द कैपिटल सिटी वाज एट्रीब्यूटेड टू हिम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कृष्ण देवराया के साथ हजार राम टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल आप जोड़ेंगे, राइट। इन अ वर्ड श्री कृष्ण देवराया रैंक्स विद, इन ऑनर ऑफ हिज मदर ही बिल्ट अ न्यू सिटी। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, राइट। इन ऑनर ऑफ हिज मदर ही बिल्ट अ न्यू सिटी नागलपुरम, ध्यान रखेंगे, नागलपुरम अपनी माता के नाम विजयनगर के नजदीक एक सिटी एस्टेब्लिश करी, नागलपुरम, राइट। श्री कृष्ण देवराया, ये है वो स्टेटमेंट। इन अ वर्ड श्री कृष्ण देवराया रैंक्स विद द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। सो इतिहास में जो ग्रेटेस्ट एम्परर है यूरोप और एशिया के, अशोक से ले लें आप, ठीक है, गुप्त रूलर्स हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, उसके बाद राजपूत, कुछ राजपूत शासक हैं, ठीक है, पृथ्वीराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, और कुछ दिल्ली सुल्तान के शासक हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे। फिर उसके अलावा मुगल शासक हैं, ठीक है, अकबर, औरंगजेब, मतलब जैसे भी काम अच्छे रहे हो बुरे रहे हो, लेकिन नाम तो रहा उनका, राइट, नाम तो है। वैसे ही दक्षिण भारत के जो है वो कृष्णा देवराया, टिप्पू सुल्तान, राइट, इनका नाम हुआ है। जैसे मलिक आम्बेर, दक्षिण मतलब सेंट्रल इंडिया के मलिक आम्बेर हो गए, शिवाजी हो गए, जैसे इनका नाम है इतिहास में, राइट। वहीं पर साथ में कृष्ण देवराया का नाम भी जुड़ सकता है। अब देखते हैं विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे डिके हो गया सिस्टम विजयनगर एम्पायर का। द डिमाइस ऑफ कृष्ण देवराया सिग्नल्ड द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जैसे कृष्णदेवराया गया, और तलिकोता की बैटल के बाद खास तौर पे, क्यों, क्योंकि कृष्णदेवराया के जाते ही बीजापुर ने किसको रिकैप्चर करने की कोशिश की गई होगी, तुंगभद्रा द्वाब को। एक बार बीजापुर के कंट्रोल में तुंगभद्रा द्वाब आ गया, फिर उसके बाद अब वो विजयनगर को लूटने की कोशिश भी करेंगे, और विजयनगर के अंडर जो है वो, मतलब ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो, विजयनगर को पेनिट्रेट करना जरूरी है उसके लिए। The enemies of empire took advantage of the death of the Scrooge to renew their attack on it. Ismail Adil Shah of Bijapur invaded the Raichur Dwab and seized the Raichur and Mudgal. तो इस्माइल आदिल शाह ने कर दिया काम, ये तो वेट ही कर रहा था कि कब कृष्णदेवराया जाए और कब मैं अटैक करूं, ठीक है। एट द सेम टाइम गजपति ऑफ उड़ीसा एंड सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ऑल्सो इन्वेडेड विजयनगर टेरिटरी। विजयनगर टेरिटरी को किसने, गोलकोंडा और गजपति दोनों ही। गोलकोंडा क्या चाहते हैं, गोलकोंडा भी चाहते हैं कि ईस्ट कोस्ट कंट्रोल में आए, और गजपति भी चाहते हैं कि बदला हम पूरा करें, हमसे जो लूटा गया हम वापस वसूल करें, ठीक है। तो इन सब ने अटैक कर दिया, ऐसे में घिर गया अटैक से, राइट। अब देखने को मिलता है हमें बैटल ऑफ तलिकोता, ठीक है। द बैटल ऑफ तलिकोता वाज फॉट बिटवीन विजयनगर किंगडम एंड सल्तनत ऑफ डेक्कन। कौन कौन, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर ने जुड़कर लड़ाई करी। द विजयनगर किंगडम वाज डिफीटेड इन द बैटल। द वॉर टुक प्लेस ऑन 26 जनवरी 1565 आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेवराया। द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर बिगेन। Two successive rulers, Achyut Raya and Sadasiv Raya, were weak. At the time Sadasiv Raya, his minister Ram Raya, captured all the royal authorities. He tried to capitalize the difference amongst the 5 Muslim kingdoms of South India and crushed them, but they soon understood his plan and joined hands with each other. Then jointly they attacked Vijayanagar. In the battle of Talikota, Vijayanagar was defeated. देख रहे हैं आप, ये है कहानी। कृष्णदेवराया के जाते ही कृष्णदेवराया के सक्सेसर्स कमजोर थे, तो उसके मंत्रियों ने, कृष्णदेवराया के सक्सेसर्स कमजोर थे, इसलिए मंत्रियों ने जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब मंत्री जो है वो एक मतलब चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कौन, राम राया, ये चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़वा रहे हैं राम राया सभी पांचों मतलब शक्तियों का आपस में, लेकिन वो पांचों शक्तियां आपस में जुड़ गई, खासतौर पे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा आपस में जुड़ गई, और विजयनगर के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, जो कि हुई बैटल ऑफ तालिकोता, जिसमें विजयनगर हार गया। द मुस्लिम आर्मी एंटर्ड द कैपिटल एंड लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग देयर, ठीक है। मुस्लिम आर्मी एंटर करे और उन्होंने सब कुछ लूटा, तसल्ली से लूटा उन्होंने, और इससे हुआ क्या, पॉलिटिकल टर्मोइल, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब शहर छोड़कर भाग गए, गांव के गांव खाली हो गए होंगे, राइट। लेटर तिरुमला, द ब्रदर ऑफ रामाराया, डिथ्रोन्ड सदाशिव राया एंड कैप्चर्ड द पावर।
तिरुमला ने शक्ति अपने कंट्रोल में ले ली। Thus the अरबीडू रूल स्टार्टेड। अब तिरुमला जो है वो कौन है, उसने अरबीडू रूल स्टार्ट किया, तुलवा शक्ति जो है वो खत्म हो गई। लास्ट थ्री किंग्स ऑफ द फैमिली वर रंगा सेकंड, वेंकट सेकंड एंड राणा थर्ड। एट द टाइम ऑफ रंगा थर्ड, मैसूर, बिदनूर, तंजौर, मदुरा डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक एक करके ये सारे नायक जो हैं वो अलग हो गए। नायक बेसिकली मिलिट्री गवर्नर को कहा जा रहा था उस समय। मैंने आपको बोला ना विजयनगर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा सेट किया था, इख्तेदारी पर बेस्ड, ठीक है। उसने नायक सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, बेसिकली वो इख्तेदार ही थे। तो मैसूर, बिदनूर, सो इख्तेदार के पास क्या होता है, मिलिट्री गवर्नर होता है इख्तेदार, तो समय आने पर वो अपने आप को आजाद कर सकता है। तो वही हुआ, रंगा थर्ड के टाइम तक मैसूर, बिदनूर, तंजौर, मदुरा या मदुराई जो है वो अलग हो गए। इन दिस वे विजयनगर जो है वो खत्म, राइट। सो ये अंत में कुछ फैक्ट्स हैं डायरेक्ट, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, कुछ ज्यादा इसमें खास कॉन्सेप्ट है नहीं। और अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, तो आप समझते हैं कि हाँ क्या हुआ है यहाँ पर, आपको समझ आया अच्छे से, राइट। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। बहमनी और विजयनगर आपस में लड़ क्यों रहे थे, ठीक है, कारण क्या था कॉन्फ्लिक्ट का। द इंटरेस्ट ऑफ विजयनगर रूलर्स एंड बहमनी सुल्तान क्लैश थ्री सेपरेट डिस्टिंक्ट एरियाज। एक तो तुंगभद्रा दोआब, रायचूर दोआब की झगड़ा था, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का हाईली फर्टाइल रीजन। दूसरा है मराठावाड़ा कंट्री, यानी जो कोंकण कोस्टलाइन है, यानी कि जो वेस्ट कोस्टलाइन है, ये वेस्ट कोस्टलाइन किसके कंट्रोल में होगी। और तीसरा जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी। तो ये मैंने आपको बताया इन तीनों रीजन के लिए, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के लिए लड़ाई है। वेस्ट कोस्ट में कृष्णा गोदावरी डेल्टा आ गया, ये आ गया मराठावाड़ा कंट्री जो है वो ईस्ट कोस्ट आ गया, और ये तुंगभद्रा रायचूर दोआब जो है वो हाईली फर्टाइल रीजन है, ठीक है। इन तीन रीजन के लिए झगड़ा रहता था किसके बीच में, बहमनी और विजयनगर, राइट। नेक्स्ट, तुंगभद्रा दोआब was the region between rivers Krishna and Tungabhadra, हम जानते हैं। Triangular region of land in southern Indian states of Andhra Pradesh and Karnataka lying between Krishna river and its tributary Tungabhadra river. We already know this, right? On accounts of its wealth and economic resources, it was been a bone of contention between Western Chalukyas and Cholas in earlier period and between the Yadavas and Hoysalas later on. तो यादव यानी देवगिरी के यादव, उसके बाद उससे पहले चालुक्य पल्लव लड़ रहे हैं, राष्ट्रकूट चोल लड़ते रहे, ठीक है, यादव और होयसला लड़ते रहे, और अब फिर बहमनी विजयनगर लड़ते रहे। इनके बाद मराठे जो हैं फिर वो अंग्रेजों से, या मराठे जो है वो हैदराबाद से लड़ते रहे, या मराठे कर्नाटक से लड़ते रहे इसके लिए, इस रीजन के लिए, राइट। द स्ट्रगल फॉर द मास्टरी ऑफ कृष्णा गोदावरी बेसिन विच वॉज वेरी फर्टाइल। अब कृष्णा गोदावरी और कृष्णा के बीच का एरिया एक तो पोर्ट सिटीज देता है, और ये बहुत हाईली फर्टाइल रीजन है, राइट, वेरी फर्टाइल, एंड which on account of its numerous ports controlled the foreign trade of the region was often linked with the struggle of तुंगभद्रा दोआब। सो तुंगभद्रा दोआब का स्ट्रगल जो है वो एक्सटेंड होता है, क्योंकि आप देखेंगे ना, कृष्णा, तुंगभद्रा, और ये फिर कृष्णा और आगे गोदावरी। तो तुंगभद्रा दोआब का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वही आगे चलकर जो है वो बढ़कर ये डेल्टा वाला, मतलब गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो है कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। दस द रूलर्स ऑफ द एरिया allied themselves sometimes to the Bahmani kingdom or sometimes to the side of Vijayanagar to save themselves। तो यहाँ के जो रूलर्स हैं, जो लोकल शासक हैं, राइट, वो क्या करेंगे, क्योंकि फ्यूडलिज्म फैला हुआ है ना, तो लोकल शासक बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो लोकल शासक कभी बहमनियों के साथ, कभी विजयनगर के साथ अपना फायदा निकालने के लिए, ठीक है। इन द मराठा कंट्री यानी कि जो वेस्ट कोस्ट लाइन वाला रीजन है, कोंकण वाली जो कोस्ट लाइन है, नॉर्थ और साउथ। The main contention was for the control of Konkan and area which gave access to it। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ पर दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो दर्रे हैं, इन कोस्ट लाइन से उन दर्रों का यूज करके जो है वो अंदर की सिटीज में एंटर किया जाता है, पासिस हैं यहाँ पर बीच में। तो कोंकण कोस्ट लाइन और फिर पासिस, इन पर दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए। द कोंकण वॉज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द सी, ठीक है, ये यहां पर जो है वो इसको कोंकण कहा जाता है, इस रीजन को। इट्स प्रिंसिपल पोर्ट गोवा ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सदर्न स्टेट, फिर गोवा के अलावा मतलब कैलिकट वाला रीजन भी, ठीक है, उसके अलावा मतलब गोवा के अलावा बॉम्बे वाला रीजन भी, ये सारे कोंकण जो कोस्ट लाइन है इसका हिस्सा है, राइट।
अब बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपको समझ आया ना कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए है, राइट, बहमनी और विजयनगर के बीच में। अब विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करते हैं अंत में। पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ आई ना आपको। हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहरा सेकंड, देवराया फर्स्ट, देवराया सेकंड, कृष्णा देवराया, ठीक है। और कृष्णा देवराया के बाद तो फिर धीरे धीरे एम्पायर सिकुड़ ही गया। सो विजयनगर एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ और कैसे खत्म हुआ, हमने पूरी कहानी अच्छे से समझ ली। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राइट। आई होप आपको ये पूरी खिचड़ी मेरी समझ आती होगी, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप, एक सेकेंड एक्सक्यूज मी। The concept of kingship among Vijayanagar rulers was high. Vijayanagar kingdom, the king was advised by a council of ministers which consisted of great nobles of kingdom. तो king है, ठीक है। किंग के बाद कौन है, किंग की काउंसिल है। किंग की काउंसिल में अमात्य होंगे, ठीक है। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 3 राज्य, इंटू राज्यज और मंडलम, ठीक है, राज्य और मंडलम में। तो पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, ये किंगडम है, इसको मंडलों में बांट दिया गया है, राइट। बिलो विच वर नाडू, हर मंडल में क्या है, नाडू है, ठीक है। हर नाडू में क्या है, स्थल है, और हर स्थलों के अंदर क्या है, ग्राम है। तो इस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राज्य या राज्यों को क्या कहा जा रहा है, मंडल, मंडल के नीचे नाडु, नाडु के नीचे स्थल, स्थल के नीचे विलेज। However, Chol territories of village self-government were considerably weakened under विजयनगर रूल। ध्यान रखना है, विजयनगर, क्योंकि विजयनगर ने चोल वाले रीजन पर भी कंट्रोल किया, और वहां पर चोल टेरिटरी में जो क्या चल रहा है, वहां पर तो विलेज ऑटोनॉमिटी है। वो विलेज ऑटोनॉमिटी हमें विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत कम देखने को मिली, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ हेरिडिटरी नायकशिप टेंडेड टू कर्ब देयर फ्रीडम एंड इनिशिएटिव, राइट। सो डिक्लाइन का कारण क्या है, जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के इन क्या बोलते हैं, मंडलों के जो नायक हैं, ठीक है, मंडलों के नायक हैं, और उसके फर्दर अंडर जो नायक हैं, बेसिकली इख्तेदार हैं ये, राइट, मिलिट्री गवर्नर्स हैं, इन्होंने अपने अपने एरिया जो हैं वो अलग अलग कार्व आउट कर लिए, जिसमें हमें मैसूर, तंजौर, ठीक है, मदुरा जो है वो सब अलग अलग होते हुए नजर आ गए, राइट। There is no unanimity among historians about the condition of peasantry under the Vijayanagar rule, because most of the travelers had little knowledge about village life and thus spoke of it in very general terms. So जितने भी travelers आए हैं, चाहे वो इटालियन हो, पुर्तगाली हो, और एक पॉइंट ये भी है कि उन ट्रेवलर्स को लिखना पड़ा, जैसा विजयनगर रूलर्स ने कहा उनको लिखो। इसी तरह ना हिस्ट्री शासकों द्वारा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो लिखवाते हैं इतिहास, तो वहां से हमें क्लियर नॉलेज नहीं देखने को मिलती है, राइट। इन जनरल इट मे बी प्रिज्यूम्ड दैट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल रिमेन्ड मोर लेस द सेम। मतलब जैसा पुर्तगालियों ने बताया है या जैसा फॉरेन ट्रेवलर्स ने बताया, लगभग वैसा ही था, लेकिन कहा जा सकता है कि रिलेटिवली बेहतर थी सिचुएशन, क्योंकि इवेंचुअली अंग्रेजों के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, ठीक है, और दिल्ली सुल्तानों के अंडर भी लोगों का बहुत बुरा हाल था, तो उनसे तो बेटर ही रहा होगा, ठीक है। The people of upper classes sometimes wore costly shoes and silk turbans on their heads but did not cover themselves above the waist. अपर क्लासेस लोग जो हैं वो अबव द वेस्ट कपड़े नहीं पहनते हैं, केवल ऊपर एक हेड ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, और गमछा टाइप सिचुएशन लेते हैं, लेकिन ज्वेलरीज पहनने का काम है। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड वोर देम इन देयर ईयर्स, ऑन देयर नेक्स और देयर आर्म्स एटसेट्रा। द रेट ऑफ टैक्सेशन वेरिड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्रॉप, सॉइल, मेथड। सो देख रहे हैं बहुत वेग नॉलेज है हमारे पास, प्रिसाइज नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्यों है इतनी वेग नॉलेज, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ना, हिस्टोरियंस उस पर कंक्लूसिव मतलब कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। इन एडिशन टू लैंड टैक्स देयर वर वेरियस अदर टैक्सेस सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन सेल प्रोड्यूस, प्रोफेशनल टैक्सेस, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन in times of distress, tax on marriage, etc. Trade and agriculture grew under Vijayanagar rule. As village self-ruled declined, अब ये ध्यान रखेंगे, village self-rule जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, village self-rule that declined under Vijayanagar Empire. This is a very important point. There was the growth of class of locally powerful people who used their position for developing agriculture by providing additional irrigation facilities for which an extra charge was made, right? So
बेसिकली पहले जो गांव जो है वो इरिगेशन का काम किया करता था, अब प्राइवेटली हेल्ड जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे लोग जो है वो डेवलप हो गए, ऐसी फैमिलीज डेवलप होगी जो इरिगेशन प्रोवाइड करती हैं और उसके बदले चार्ज करती हैं। ठीक है। मैनी पीपल विच इंजॉयड रेंट फ्री विलेजेस ऑल्सो यूज देयर रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पस। अर्बन लाइफ ग्रू अंडर विजयनगर एम्पायर एंड ट्रेड फ्लरिश्ड। सो देख रहे हैं, इसको इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत वेग है, कोई प्रिसाइज हमें यहां पर। और देखिए बहुत सारी जगहों पर ना आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे लेकिन ऑथेंटिक नहीं होते। मैंने बोला ना हिस्टोरियंस के बीच में अभी सहमति नहीं है, इसीलिए यहां पर देख रहे हैं आप कुछ भी टर्मिनोलॉजी हमें अभी तक नहीं देखने को मिल रही। टर्मिनोलॉजी मैंने इंक्लूड नहीं करी है इसमें क्योंकि वो बहुत कन्फ्लिक्टेड है। इनफैक्ट मैंने अमत्या वर्ड तक नहीं यूज किया है मंत्रियों के लिए क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्टेड है, राइट। Many of towns grew around temples. The temples were very large and needed a supply of food stuff and commodities for distribution of prasadam to the pilgrims and service of gods, the priests, etc. The temples were rich and also took an active part in trade both in internal and overseas. So temple जो है वो सोशियो इकोनॉमिक सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, राइट। ये बात हमें ध्यान रखनी। Thus, despite continuous wars, there was growth of trade and urbanization in South India between 14th and 16th century. ये पॉइंट ध्यान रखना है। विजयनगर एम्पायर के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है, दैट इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन सदर्न इंडिया। ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर ऑल्सो डेवलप्ड क्योंकि पुर्तगाली अपने साथ ऐसी कुछ नई फसलें लेकर आए जैसे कि आलू, जिससे लोगों को खाना मिलना शुरू हुआ। आलू एक ऐसी चीज है, पुर्तगाली इतनी बेहतरीन चीज लेकर आए इंडिया के लिए कि बहुत सस्ते में बहुत मतलब काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब क्विक फूड है वो। दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड, राइट। सो यहां पर आज का हमारा सेशन खत्म होता है विजयनगर। सो विजयनगर में से हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कहां से निकल कर आ रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री के, राइट। और वहीं से ही सवाल जो है वो विजयनगर में आपको बनता हुआ नजर भी आएगा, क्रोनोलॉजी पर घुमा फिरा कर सवाल पूछेंगे। उसके अलावा और जो क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर पर, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो है वो मैंने आपको कवर करवा ही दिए हैं। ठीक है, सो वहां से हम जो है वो कवर कर ही लेंगे उसे, राइट। खैर, आज के सेशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पर चौहान सर हिस्ट्री या चौहान_सर_ हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके अलावा बहुत जल्दी ये ऑफर खत्म होने वाला है जीएस प्लस ऑप्शनल में, जिसमें आपको 35% डिस्काउंट मिल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट 1 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन तो जरूर लें। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर ट्राई कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आदत डालिए खुद पर इन्वेस्ट करने की, बहुत जरूरी है ये आदत, राइट। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद पे, अगर आपका कोई साथी कर रहा है, तो मेक श्योर दे यूज माई कोड चौहान_सर_हिस्ट्री टू गेट द एडिशनल 10% डिस्काउंट। उसके अलावा लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।